देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे थे, वो तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज। शायद हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चंस करेंगे। तो लास्ट दिन हम लोगों ने जियोमेट्रिक मीन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तक किया था। हम दिखाते हैं हम लोग। एक बार अगर मैट में ध्यान दे तो हम लोग का कहाँ तक हुआ था, ये देखो। मीन हो चुका था, मीडियन हो चुका था, मोड भी हो चुका था। हम लोग ये वाला पढ़ रहे थे, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में। जियोमेट्रिक मीन में हम लोगों ने डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ा, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज आ जाता है, जीएम का प्रॉपर्टीज। और मैंने पहले ही बोला है तुम लोगों का एमसीक्यू के हिसाब से ना प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कैलकुलेशन करने आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तुम लोग को प्रॉपर्टी ध्यान से पढ़ना है। तो अगेन हम लोग जीएम का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करके बताते हैं, ठीक है। जैसे पहला ये वाला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट 1 बोल रहा है लॉगरिदम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये लॉगरिदम क्या है, देखो लॉगरिदम जो है एक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। जिन्होंने पहले लॉग किया है उनको पता है कि लॉगरिदम क्या है, जिन्होंने नहीं किया है हम छोटा सा एक एग्जांपल से समझाते हैं, यहाँ हमें ज्यादा चाहिए नहीं। और जिन्होंने क्या, अगर भूल गए हो तो भी हम समझा देते हैं। जैसे देखो 2 to the power 3 का मतलब 8 होता है। इसी चीज को अगर हमें लॉग में रिप्रेजेंट करना है, अब क्यों करना है, बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे मान लो 2 to the power 10249 5 ऐसा है। ये कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, इतना कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। इतना तो छोड़ो, अगर 102 होगा तो भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो ऐसा पावर जो कैलकुलेटर से भी सॉल्व नहीं हो सकता है, जो ओरली नहीं होता है। हम लोग ट्राई करते हैं कि कैलकुलेटर पे निकल जाए, लेकिन जो कैलकुलेटर पे भी नहीं निकलता है उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लॉगरिदम बोल के जो मैथमेटिकल फंक्शन होता है उसे यूज कर सकते हैं। अब ये लॉगरिदम कैसे काम करेगा ये देखो, हम समझाते हैं थोड़ा सा। 2 to the power 3 8, इसको लॉग में कैसे लिखा जाता है, ये 2 to the power 3 8 में 2 को बोला जाता है बेस, ये तुम लोग को पता है, ये नया कुछ नहीं है। और इसे बोला जाता है पावर, तभी तो बोलते हो 2 to the power 3। और ये 8 निकल के आया, दैट इज द वैल्यू। अब लॉग में ये तीनों चीजों को पुट करेंगे तो इसका लॉग का अपना खुद का प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो लॉग के यहाँ पर लिखा जाता है बेस को, यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू को, और इक्वल टू आंसर आता है पावर का। ऐसा क्यों, वो जब लॉग पढ़ोगे तब देखना ऐसा क्यों। अभी फिलहाल इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें जितना चाहिए हम उतना बता रहे हैं। तो लॉग वैल्यू, वैल्यू क्या है 8, ठीक है। बेस क्या है 2, और यहाँ पर आंसर क्या आया 3। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई टू टू गेट 8, ठीक है। तो कितने बार हमें 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हमें 8 मिल जाए, 3 टाइम्स। तो ये देखो आंसर आ गया 3 टाइम। तो लॉग हमें इस तरीके से काम करता है। तो जैसे मैंने अभी बोला 2 to the power 1024, ये सब कैसे निकलेगा वो लॉगरिदम चैप्टर में हम लोग देखेंगे। फिलहाल लॉग को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ये हमारे लिए काफी है। और एक लॉग का फॉर्मूला बताते हैं, वो हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देखो, हम पहले लिख लेते हैं प्रॉपर्टी 1, हम लोग अभी करेंगे। यहाँ पर भी कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन ही तो है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम। हेडिंग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी मैट में लिखा हुआ है, तुम लोग इसको यहाँ से पेंसिल से पॉइंट आउट कर लो, हम समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी मिल जाएगा तुम लोग को, हम जैसे समझाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, लॉग समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर्टी क्या बोला है, लॉगरिदम ऑफ जी। जी का मतलब यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जी का मतलब जियोमेट्रिक मीन होता है। गुड मॉर्निंग साहिल, गुड मॉर्निंग मानसी। गुड मॉर्निंग मैम।
तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम, हाँ जो बता रहे थे, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम में क्या बोला है, आई होप कि ये तुम लोग थोड़ा सा लिख लिए हो, ये देखो। अच्छा एक मिनट, ये देखो ये 2⁻38, ये एक बार फिर से बता देते। देखो मैंने क्या बोला, अगर तुम लोग लॉग भूल गए हो या अभी तक लॉग नहीं हुआ है, तो 2⁻3 = 8 होता है, ये सभी को पता है हम लोग को। अब लॉग को, इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 का मतलब होता है बेस, ठीक है, 3 का मतलब होता है पावर, और 8 का मतलब होता है वैल्यू। अब लॉग का यूज क्यों होता है, ऐसे पावर, डिफिकल्ट पावर्स जो हम लोगों का कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट नहीं होगा, उस तरीके के पावर को आंसर लाने के लिए लॉग का यूज किया जाता है। अब लॉग का प्रेजेंटेशन कैसे होता है, लॉग के यहाँ पर बेस लिखा जाता है, यहाँ पर वैल्यू लिखा जाता है, यहाँ पर पावर लिखा जाता है। ये देखो मैंने प्रेजेंट करके दिखाया, लॉग 2 जो है वो बेस होता है, बेस यहाँ पर जाएगा, वैल्यू यहाँ पर जाएगा, पावर यहाँ पर जाएगा, और इसका मतलब है हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 टू गेट 8, ठीक है, 3 टाइम्स। अगर हम लोग 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 8, ठीक है। इसी चीज को हमें क्या करना है, ये लॉगरिदम होता है। तो मैंने लॉगरिदम, अचानक से तुम लोग को लगेगा क्या है, जिनका नहीं हुआ है इसीलिए मैंने बता दिया। अब बोल रहा है देखो लॉगरिदम ऑफ जी, जी का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, जी का मतलब जियोमेट्रिक मीन, जो हम लोग लास्ट दिन सीखे थे। फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉगरिदम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, दैट इज दिस वन। अच्छा ये इतना कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है डायरेक्टली समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल से तुम लोग को समझाते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रखा है, इसको हम हटा देते हैं, तुम लोग ये समझने के लिए मैंने जस्ट बोला है यहाँ पर, इसका अभी फिलहाल कुछ काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 248, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे जियोमेट्रिक मीन। तो जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लास्ट दिन ही मैंने सिखाया था। जियोमेट्रिक मीन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होता है उसको मल्टीप्लाई करना है, टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/n, यानी जितने सारे नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 × 8 टू दी पावर 1/3, क्योंकि 3 नंबर्स है, ये रूल्स है। अच्छा अब इसका आंसर निकालते हैं, क्या होगा, 2 को 2 लिखो, 4 को हम लोग 2⁻2 लिखते हैं, लिख देते हैं, 8 को हम लोग 2⁻3 लिखते हैं, होल टू दी पावर 1/3। अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे ये सारा मल्टीप्लाई कर लिया फिर कैलकुलेट करो तो भी चलेगा, ठीक है। हम इस हिसाब से कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 2 ये सारे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 कितना है, 1, 2 और 3, मतलब ऐसे हो जाएगा 1 + 2 + 3 1/3, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 2⁻6 होल टू दी पावर 1/3, यानी 2⁻6 × 1/3। पावर क्या होता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2⁻2 होगा आंसर, यानी कि 4। ये 2⁻2 ही रहने दो, 4 भी लिख सकते हो। अब ये 2⁻2 रहने दो। अब ये कैलकुलेशन किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 4 × 8, क्योंकि ये 8 होता है, तो 64। अब 64 को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, 64 का मतलब 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, 3 3 कैंसिल, आंसर 4 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर पावर्स जो है वो तो ऐड हो जाता है, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो जीएम निकालेंगे उसका लॉग निकालने के लिए लॉग निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी समझने के लिए बोल रहा है। लॉगरिदम ऑफ जी, पहले बस इतना सा समझो, लॉगरिदम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बस इतना समझो, लॉगरिदम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है 248, उसका क्या निकालना है, जीएम का लॉगरिदम। तो जीएम निकाल लिया, इसका लॉगरिदम निकालेंगे, मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बता ही दिया है, हम लोगों को निकाल के देना है लॉग ऑफ जी। जी यानी जियोमेट्रिक मीन, हम ना जीएम लिख रहे हैं जी के जगह, ताकि हमें समझने में आसान हो। तो लॉग ऑफ जीएम ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जीएम कितना आया 2²। तो लॉग 2² कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे हम बोल रहे थे, हम लॉग का एक फॉर्मूला बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। जैसे अगर ऐसा है क्वेश्चन में लॉग a⁻m, ये एक फॉर्मूला बता रहे हैं लॉग चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पर बीच में आ रहा है तो क्या क्या करें, बोलना तो मुझे पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते हैं। जब लॉग पढ़ोगे तो ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ वैसे भी आएगा, वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है या ये वाला भी। तो एम पावर में अगर है तो एम सामने आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला याद रखो और कुछ नहीं, फिलहाल के लिए इतना काफी है। अगर हम लोग को ऐसे कुछ दिया हुआ है लॉग ऑफ a⁻m, तो एम हमेशा सामने आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सुमित।
मॉर्निंग मैम। 2 log 2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उतना आसान है नहीं। लॉगरिथम ऑफ जी फॉर ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये निकाल लिया मैंने। क्या निकाल लिया? एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का जीएम निकाला, उसका लॉग निकाला, वही बोला है। एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया 2 4 8, उसका जीएम निकाला, 2 स्क्वायर या फिर 4 जो भी बोलो। मैंने 2 स्क्वायर क्यों रखा? ये फॉर्मूले से मैच करवाने में आसानी होगा, अगर नहीं रखते तो 2 स्क्वायर करना पड़ता। तो 2 log 2 आ गया। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। बोल रहा है इज द एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बोल रहा है ये जो निकल के आएगा वो बराबर होगा। ये देखो, ये जो निकल के आएगा वो बराबर यानी कि इक्वल। इक्वल बराबर हिंदी में हो गया ना, इक्वल ही होता है उसका मतलब इंग्लिश में, और क्या। बोल रहा है एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर सारे ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअली लॉगरिथम निकालेंगे फिर उसका एरिथमेटिक मीन करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ये हम ऐसे ही बताएंगे नहीं समझ में आएगा। देखो हम इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस को लिख रहे हैं, वही सारे ऑब्जर्वेशन को हमें लिखना है, तो मैंने लिख दिया 2 4 और 8। फिर उस ऑब्जर्वेशंस को क्या करने बोला है? एम निकालना है, एरिथमेटिक मीन। लेकिन किसका? ऑब्जर्वेशन का नहीं, लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का लॉग निकालेंगे यानी लॉग एक्स निकालना है। तो लॉग एक्स कैसे निकलेगा? ये देखो, लॉग एक्स, एक्स के जगह कितना है 2 लिखो। लॉग यहां पर कितना लिखेंगे? एक्स के जगह 4, लॉग 8, तो यहाँ पर x के जगह 8 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा। log 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन log 4 सॉल्व हो जाएगा क्योंकि log 4 2 टू दी पावर 2 होता है। मैंने अभी भी बोला ज्यादा log के बारे में पता करने का जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज है तो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर पावर में कुछ रहेगा तो ये सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, 2 log 2 हो गया। log 8 का मतलब 2 टू दी पावर 3 होता है, ठीक है। log है तो log लिख दो, ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाओ। log है तो log लिख दो, 2 टू दी पावर 3 लिखा, 8 को लिख ही सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या बोलता है log का, कि अगर पावर में कुछ रहेगा तो वो सामने आ जाएगा। तो 3 log 2 हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, जो ऑब्जर्वेशंस का लॉग निकलेगा उसका एएम निकालना है। पढ़ के देख लो, बोल रहा है कि एम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग इस log x का क्या करेंगे, log x का एम निकालेंगे। तो एम कैसे निकाला जाता है? एरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? log x, ठीक है। इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? n करेंगे। चेक करते हैं कितना हो जाएगा। n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3, 3 नंबर्स है, ठीक है। और समेशन log x क्या होगा, यहां पर कर लेते हैं ये पूरे डेटा को ऐसे करके। log x का मतलब log 2 प्लस 2 log 2 प्लस 3 log 2। इसको कैसे ऐड करेंगे? आसान है, जैसे तुम लोग करते हो, सपोज x 2x और 3x, ऐसे ही समझो अभी के लिए। बस वैसे भी ऐसे ही समझना है हम लोगों को, तो कितना लिख देते हो यहाँ पर 6x। वैसे ही इसको करो कि log है तो कोई बात नहीं, इसको log अपना log की जगह रहेगा। तुम लोग अपना टोटल करो, 2 + 3 5 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, यानी 6 log 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 log 2, ठीक है। तो अब ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, 2 log 2। देखो यहां पर भी आया था हम लोग का 2 log 2। इससे ये प्रूव हुआ कि अगर हम लोग कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसका जीएम निकाल के उसका लॉग निकालते हैं, यानी लॉग ऑफ जीएम इक्वल क्या हो जाएगा, 1/n। ये देखो इक्वल हो जाएगा 1/n समेशन log x। देखो वही निकाला ना। अब प्रॉपर्टी आई होप कि समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी में ये लिखा हुआ है, n के जगह उन्होंने r यूज किया है, तो हम लोग n यूज कर सकते हैं। n का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, वही देखो log g 1/r समेशन ऑफ log x। तो प्रॉपर्टी समझना जरूरी है, नहीं तो आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हमें क्या बोला, फिर से बताते हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशंस ले लो, उसका जियोमेट्रिक मीन निकालो, फिर उसका लॉग निकालो, फिर सारे ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअली लॉग निकाल के उसका एरिथमेटिक मीन करो, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। log gm फॉर द ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 1/n समेशन log x, ये इक्वल होगा कोई भी ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हमें यही बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, आई होप कि ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। सेकंड देखो, समझ में आया होगा, कुछ नहीं बोल रहे हो तो फिर
मान सकते हैं, समझ में आया है? अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना आज, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट दिन तो समझ में आएगा। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, बोल रहे जितने सारे ऑब्जर्वेशन हैं वो मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे अभी मैंने लिया 248, ठीक है, अभी मैंने तुम लोग के लिए एक ऑब्जर्वेशन लिया था दैट इज 248, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कभी 2 है, कभी 4, कभी 8, ये चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट होगा से k ग्रेटर देन 0, मतलब कांस्टेंट वैल्यू जो भी होगा उसको अगर हम लोग k मानते हैं और वो अगर 0 से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव का बात नहीं हो रहा है, देन जीएम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो k, बोल रहा है उसका जीएम भी k होगा। मतलब एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आएगा ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है। सपोज हम लोग लेते हैं ऑब्जर्वेशन 9 9 9 9 9, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं जीएम, मैंने ऐसे लिख दिया कैलकुलेट करो जीएम, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जीएम इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है करते हैं। मैंने यहाँ पर 5 लिया है, तुम लोग 3 ऑब्जर्वेशन पे भी देख सकते हो, सेम आंसर आएगा, तो 1/5 हो गया, ठीक है। 1/5 यानी 9 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 9। तो वही बोल रहा है कि अगर मेरा ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब के से कांस्टेंट को डिनोट किया है, के ग्रेटर देन 0, मतलब ये 0 से ज्यादा, 0 क्यों नहीं होना चाहिए, समझो। ये मैंने पहले दिन भी बोला था, जीएम में नेगेटिव या 0 का कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 0 इंटू 0 इंटू 0 वो तो 0 हो जाएगा, उसका क्या कैलकुलेशन, उसका तो कोई आंसर आने वाला है नहीं। अच्छा, नेगेटिव होने से क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिव होने से यही प्रॉब्लम है कि अगर मान लो ऐसे है -9 ऐसे करके 5 टाइम्स है, तो -9 टू दी पावर 5 हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो है ये, मतलब नेगेटिव जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका रूट निकालना है ना, वो तो 5 to 5 टैली हो जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन हमें क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पर क्या होता है देखो, स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर हम दिखाते हैं, जब जीएम स्टार्ट हुआ है, फॉर ए गिवन सेट ऑफ एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में मैंने लास्ट दिन भी तुम लोग को बताया था, एन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन को लेके काम करता है, क्योंकि नेगेटिव में रूट कभी भी काम नहीं करेगा, ठीक है। नेगेटिव रूट कभी भी काम नहीं करेगा, वो हम लोगों को क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। ये मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करके भी दिखाया था, ये देखो यहाँ पर मैंने शायद जब स्टार्ट किया था मैंने लिखा भी था, नेगेटिव जो है वो कांट डिफाइन, ये कभी भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम लोग का मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ जाता है तो वो हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है। मैंने बोला भी था, याद रखो इस बात को, ये एमसीक्यू में पूछ भी सकता है। तो ये हम लोग को क्या करना है, के ग्रेटर देन 0, ये तो पहले ही बोला था कि 0 से ज्यादा होता है तभी जियोमेट्रिक मीन निकलेगा, ना तो 0 होगा ना तो नेगेटिव होगा। क्योंकि नेगेटिव देखो, जैसे अगर नेगेटिव वैल्यू होता है ना, जैसे मान लो 81 का नेगेटिव, अगर 81 नेगेटिव नहीं होता है तो इसका आराम से रूट निकल जाएगा। अगर 81 टू इसका रूट निकालो, 9 आ गया। वहीं पर अगर -81 करोगे, ये देखो जैसे 9 का ही रूट निकालो, इनवैलिड इनपुट, यही चीज मैंने तुम लोग को दिखाया था, तो नेगेटिव होगा तो कभी इसका आंसर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर ये मैंने दिखाया कि जीएम हो जाएगा। अब इसका प्रॉपर्टी पढ़ लो, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जो है वो कांस्टेंट है और वो 0 से ज्यादा है तो जियोमेट्रिक मीन भी कांस्टेंट यानी के होगा। जितने वेरिएबल्स जो, सॉरी, ये जो ऑब्जर्वेशन जो वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, वो जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन इक्वल टू हम लोग का जीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि जीएम इक्वल टू के हो जाएगा, के का जो भी वैल्यू होगा, जीएम इक्वल टू के, यही बोल रहा है ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर देख सकते हैं, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम, दैट इज इफ z इक्वल टू एक्स वाई देन जीएम ऑफ z। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये भी मुझे एक एग्जाम्पल से ही समझाना पड़ेगा, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अच्छा, हम यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, एक एक्स और वाई, क्यों ले रहे हैं अभी फिर से पढ़ा देंगे ना तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 2 4 8, यहाँ पर लिया 10 100 और 1000। अब यहाँ हम लिख रहे हैं z इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, z इक्वल टू एक्स वाई।
तो x इंटू वाई लिखा है। अब ये सब क्यों कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में, लेकिन बोला हुआ है, ये देखो जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर जीएम। ये देखो इफ z इक्वल टू एक्स वाई, इफ z इक्वल टू एक्स वाई, ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो जीएम ऑफ z इक्वल टू जीएम ऑफ x इंटू जीएम ऑफ y, वही चीज हम कैलकुलेट करें। इफ z इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई, एक्स का वैल्यू ले लिया, y का वैल्यू ले लिया। अब मैंने क्या लिख दिया है, z इक्वल टू एक्स वाई। ये क्वेश्चन में ही है इसीलिए मैंने लिखा है, अपने मन से नहीं लिखा है, मतलब प्रॉपर्टी में है तभी लिख रहा है, ये हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते। हमें बोल रहा है कि अगर x एक तरह का वेरिएबल है, y कुछ वेरिएबल्स है, और अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके z में असाइन करवा रहे हैं। अब करवा के देखते कितना आता है, 2 इंटू 10, 4 इंटू 100, 8 इंटू 1000, तो ये कितना आ गया 20, 400, 8000। ठीक है, ये आ गया। अगर ऐसा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ऐसा है देन जीएम ऑफ जेड, अगर जेड का जीएम निकालते हैं, मतलब ये जो जेड आ गया, जेड का वैल्यू क्या हो गया 20, 400, 8000। बोल रहा है कि जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई, मतलब हमें इसका भी जीएम निकालना है, इसका भी जीएम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं जीएम ऑफ एक्स, उसके बाद निकालेंगे जीएम ऑफ वाई और जीएम ऑफ जेड। ठीक है, और चेक करेंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ बराबर होता है कि नहीं, जैसे हमें प्रॉपर्टीज में बोला है। तो जीएम ऑफ एक्स कितना होगा, 2 इंटू 4 इंटू 8 टू दी पावर 1/3। अभी अभी मैंने इसको यूज भी किया था इस डेटा को, तो ये कितना आया था, 2 टू दी पावर 2 किया, 2 टू दी पावर 3, यहाँ पर 1/3, तो ये आ गया हम लोग का 2 टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 टू दी पावर 1/3 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/3 यानी 2 टू दी पावर 2 यानी 4। ठीक है, मैंने एक एक स्टेप फॉलो किया है, इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन मैंने एक बार करवा दिया, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जीएम ऑफ वाई निकालेंगे, तो 10, 100, 1000, तो यहाँ पर लिख दिया 10, 100 और 1000 टू दी पावर 1/3। जीएम का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई टू दी पावर 1 बाई जितने सारे नंबर है, तो 3 नंबर्स है तो 3, 10 इंटू 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3, 1/3, 10 to the power 1 plus 2 plus 3 whole to the power 1/3, 10 to the power 6 to the power 1/3, 10 to the power 6 into 1/3 यानी 10 to the power 2 यानी कि 100 हो गया। ठीक है, सेम तरीके से हुआ, देखो मैंने मैंने एग्जांपल लिया है, तुम लोग किसी और डेटा से भी चेक करके देख सकते हो। और जीएम ऑफ जेड करेंगे 20, 400, 8000, तो यहाँ पर लिखते हैं 20, 400 और 8000, 20, 400 और 8000 टू दी पावर 1/3। तो 20 को 20 लिखेंगे, 400 को लिखते हैं 20 का स्क्वायर और 8000 को लिखते हैं 20 का क्यूब। मैंने यहाँ पर ऐसा एग्जांपल लिया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाकी तुम लोग कोई भी ऑब्जर्वेशन लेके देख सकते हो, प्रॉपर्टीज सारे ऑब्जर्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 होल टू दी पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 20 टू दी पावर 6 टू दी पावर 1/3, तो 20 टू दी पावर 6 इंटू 1/3, तो 20 टू दी पावर 2, तो ये कितना हो गया 400। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं जो हमें प्रॉपर्टी में बोला है कि अगर ऐसा हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा। बोला है कि जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई होगा। चेक करते हैं, जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई होता है कि नहीं। तो जीएम ऑफ एक्स कितना है, जीएम ऑफ एक्स आया है हम लोग का 4 और ये आया है 100। ठीक है, तो ये 4 आया और ये 100 आया, तो ये कितना आ गया 400, और जीएम ऑफ जेड हम लोग का गिवन था 400। ठीक है, ये देखो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं ना, ये मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। ठीक है, जीएम ऑफ जेड इक्वल टू 400 गिवन है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जीएम ऑफ जेड जीएम ऑफ
x इंटू जीएम ऑफ y से सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन कब करेगा? जब z को हम लोग z कैसे बनाएंगे? अगर हम लोग के पास दो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है 2 4 8 10 100,000, ये मैंने अपने मन से लिया। जैसे कि मैंने बोला तुम लोग चाहो तो इससे अलग भी कोई डेटा ले सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है मैंने जो लिया है वही करना है। तुम लोग घर पे कोई और डेटा लेके सेम तरीके से चेक करके देखना। x एक वेरिएबल y एक वेरिएबल, उसके बाद z को ऐसा मतलब x इंटू वाई करना है जिसको z में असाइन करवाएंगे, फिर दोनों का जीएम निकालेंगे तीनों का। तो एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पर z इक्वल टू एक्स वाई किया, तो जीएम अगर निकाल लेते हैं z का और जीएम निकालते हैं x और y का और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होगा। वही बोला है देखो, जीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल का हम लोगों ने क्या कर दिया, दो वेरिएबल से एक्स वाई उसका प्रोडक्ट कर दिया और उसका जीएम निकाला, यानी जीएम ऑफ जेड। इफ ए जेड इक्वल टू एक्स वाई देन जीएम ऑफ जेड ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी था। और फोर्थ प्रॉपर्टी सेम थर्ड प्रॉपर्टी के तरह ही है, ये z इक्वल टू एक्स वाई है, ये z इक्वल टू एक्स बाई वाई है। ये मल्टीप्लीकेशन पे गिवन है, ये डिवीजन पे गिवन है। तो जीएम ऑफ z इक्वल टू जैसे ये मल्टीप्लाई होगा ये डिवाइड हो जाएगा, सेम तरह का ही दिया हुआ है, बस वो डिवीजन फंक्शन ये मल्टीप्लीकेशन फंक्शन पे है, ये डिवीजन फंक्शन पे। ये भी तुम लोग को हम करके दिखाते हैं, देखो सेम तरीके से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक 8 16 और 32 ऑब्जर्वेशन मैंने बदल दिया। ठीक है, और y मान लो है हम लोग का 2 4 और 8। तो z कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें डिवाइड करके देखना है, तो x बाई वाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें वही बोला है, अगर x बाई वाई ही करना है, y बाई x नहीं करना है। तुम लोग इस अब ये x लो या ये y लो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर तुम लोग बोलोगे ये y रखेंगे ये x रखेंगे, रख सकते हो, लेकिन हमेशा z कैसे बनाना है, x डिवाइडेड बाई y करके ही बनाना है। अब जो x है वो x लेना पड़ेगा। तो 8/2 16/4 और 32/4। ठीक है, x बाई वाई हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 8। 8 आएगा नहीं, ये मैंने गलत लिखा ना, ये कितना होगा, ये हो जाएगा मैम 4 होगा। हाँ ये 4 होगा और ये वाला 8। हाँ ये 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, सेम तरीके से जीएम ऑफ z निकालना है, जीएम ऑफ x निकालना है और जीएम ऑफ y निकालना है, फिर सेटिस्फाई करवाना है प्रॉपर्टी को। तो जीएम ऑफ z कैसे निकालेंगे, z क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तो जल्दी हो जाएगा, टू दी पावर 1/3। तो 4 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3, यानी 4 ही हो जाएगा। एक स्टेप कर देते हैं, ये देखो, तो ये कितना हो जाएगा 4। जीएम ऑफ एक्स निकालेंगे 8 16 32, 8 16 और 32। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, टू दी पावर ये भी 1/3 होगा। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 और 32 को लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 1/3। अब सारे पावर ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड करके लिख देते, पहले मैंने दिखाया कि पावर ऐड ही होता है, जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है सेम बेस में तो पावर ऐड ही होता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल जैसे देखो 2 टू दी पावर 3 है, 2 टू दी पावर 1 है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, इसके जगह ऐसे लिख लो 3 + 1 यानी 4। यानी कितने बार 2 है, 4 टाइम्स है। 2 टू दी पावर 3 मतलब 3 टाइम्स 2 एंड 2 टू दी पावर 1 मतलब 1 टाइम 2, तो 4 टाइम 2, तो ये प्लस करने से भी निकल जाता है, एक ही बात है। ठीक है, ये इंडिसिस में जो है होता है ऐसा, तो इंडिसिस जो है हम लोग करते हैं बचपन में भी, तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 4 + 3 7, 7 + 5 12 हो जाएगा। अब ये 12 इंटू 1/3, तो 2 टू दी पावर 4। ठीक है, 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। इधर जगह नहीं है तो हम 2 टू दी पावर 4 लिख के रख रहे हैं, तुम लोग चाहो तो 16 लिख लो, मेरे इधर जगह थोड़ा सा कम पड़ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मतलब 2 4 और 8 टू दी पावर 1/3, ये तो मैंने किया ही अभी थोड़ी देर पहले, 2 2 टू दी पावर 2 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। अब ये देखो 2 टू दी पावर 2 + 3 5 + 1 6 होल टू दी पावर 1/3, तो 2 टू दी पावर 2
तो ये 4 हो गया, ये यहाँ पर जगह मिल जाएगा। ये देखो 16 लिख दिया। अब हम लोग को क्या प्रूव करके दिखाना है, जीएम ऑफ जेड जितना है, जीएम ऑफ जेड है 4, ठीक है। अब जीएम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जीएम ऑफ वाई, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं, जीएम ऑफ एक्स कितना है, 16 है, जीएम ऑफ वाई कितना है, 4 है, तो ये आ गया 4। तो इससे ये प्रूव हो जाता है, ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो हम लोग का ये प्रूव हो जाएगा कि, ये दोनों को कंबाइन करके ये प्रूव हो गया कि जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स बाई जीएम ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जो हमें प्रूव करने के लिए बोला, मतलब दिया हुआ है प्रॉपर्टी, लेकिन हम लोगों ने खुद से एक बार चेक करके दिया, देखा कि सच में प्रॉपर्टी जो बना हुआ है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अब ये देखो मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें हमारा ज्यादा पॉइंट ये सब नहीं आए। तुम लोग अपने तसल्ली के लिए चाहो तो किसी भी ऑब्जर्वेशन से घर पे चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो पॉइंट नंबर 3 और 4 में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन पे है, ये डिवीजन पे है। ये सेकंड वाला तो मीन में भी था, एरिथमेटिक मीन, और क्या बोले उसे, मीडियन में भी था, मोड में भी था, ठीक है। ऑल द ऑब्जर्वेशंस अगर सेम होता है तो हम लोग का आंसर वही आएगा, ठीक है। मतलब इसका एम निकालोगे तो भी जितना आएगा, जीएम निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, और ये लॉग वाला कंसेप्ट था। तो यहाँ पर हम लोग का जीएम जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस दिया है जीएम का, फाइंड जीएम फॉर 3 6 12, देखते हैं। ये मैंने शायद लास्ट दिन करवाया था। अच्छा 3 6 12 का तो नहीं करवाया था, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दिखा दें, ठीक है। ये देखो 3 6 और 12, इसका हम लोग को बोला है जीएम निकालने, तो 3 नंबर है तो होल टू दी पावर 1/3, ये 3 लिख दिया। अब इसको हम लोग पावर में ट्रांसफर, देखो दो तरीके से होता है, या तो तुम लोग ऐसे कर लो 3 इंटू 6 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 216, ये भी चलेगा। ये देखो 216 होल टू दी पावर 1/3। अब 216 कितने टू दी पावर 3 करने से आएगा, हम लोग चेक करके देख सकते हैं। 3 क्यों ला रहे, ताकि कैंसिल आउट होके हमारा राउंड में आंसर आ जाए। तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब हो जाता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का चेक करो। ये देखो 6 का क्यूब ये हम लोग का आ जाएगा 216। अब पावर बाहर और अंदर रहने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 6, इसका आंसर 6 हो गया। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर और एक तरीका भी है, ये 3 6 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 2 6 होता है, 12 को कितना लिखोगे, जितना सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं, 2 6 12, 2 3 12, सॉरी 2 3 6, 2 2 3, तो 2 2 3। अब इसमें देखो कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि पावर में 1/3 है, तो पेयर जो है हम लोग 3 डिजिट का ले, मतलब 3 3 का पेयर लेंगे। जैसे 3 टाइम्स 3 के बदले एक 3 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1/3 है। अगर यहाँ 1/2 होता तो 2 3 बाहर में लेते, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 2 है, 3 2 के बदले एक 2, क्योंकि पावर में 1/3 है, तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी सॉल्व किया जाता है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, या फिर ऐसे कर सकते हो, जब पावर में 1/3 है तो हमें 3 कॉमन डिजिट के बदले एक कॉमन डिजिट बाहर लाना है, ठीक है। और अगर यहाँ 1/6 होता तो 6 कॉमन डिजिट के बदले एक डिजिट लाना पड़ता, इस तरीके से होगा। तो ये वाला मैंने यहीं पर करके दिखा दिया, क्योंकि ऐसा मैंने दूसरे एग्जाम्पल से करके दिखाया था, तुम लोग एक बार कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो। अब ये वाला भी करके दिखाते हैं। यहाँ पर बोला है जीएम निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, देख लेते हैं ये मैंने करवा रखा है कि नहीं। 2 4 8 16, इसका देखते हैं। हाँ 2 4 8 16, ये मैंने लास्ट दिन करवाया था, यहीं से करवाया था, ठीक है। 2 4 8 16 ये करवा दिया था, तो ये दोबारा नहीं करवा रहे। ये वाला हम लोग का जीएम हो गया। अच्छा आगे देखते हैं इस पे और क्या क्वेश्चन है, जीएम पे है या इसके बाद हार्मोनिक मीन आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन कैसे होता है, इसका क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो। हार्मोनिक मीन, हम लोग ये सब क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एवरेज। अब हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। हम लोगों ने जब मैंने नोट्स लिखवाया था, अगर तुम लोग को याद है, पूरा एक टी शेप में लिखवाया था कि टाइप्स ऑफ एवरेज हमें पढ़ना है, जिसमें एरिथमेटिक मीन जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, मीडियन, मोड, उसके बाद
जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये बस लास्ट हो गया हार्मोनिक मीन, और हमें किसी टाइप का मीन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है हार्मोनिक मीन में, फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशंस हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। कुछ नहीं समझ में आया होगा, हम डिफाइन करके एक बार बताते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट जो है रेसिप्रोकल, यहाँ पर लिखते हैं रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फिर यहां पर लिखेंगे एम ऑफ द स्टेप वन, इसको ना स्टेप वन लिख दो, ठीक है। स्टेप वन में हमें क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल निकालना है। फिर स्टेप टू में क्या करेंगे हम लोग, एम निकालेंगे ऑफ द स्टेप वन, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो तुम लोग मुझे बताओ कि इसको कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, फिर हम बताते हैं ये कैसे हार्मोनिक मीन हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक ये ले लिया मैंने 5, 8 और 12, मैंने ये एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया। हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, हम लोग को स्टेप वन में बोला है जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल निकालो। तो मुझे बोलो स्टेप वन का आंसर क्या होगा, तुम लोग मुझे बताओ। 5 का रेसिप्रोकल, 8 का और 12 का। 1/5, 1/8 and 1/12. सही हुआ है। 1/5, 1/8 और 1/12, ये सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या क्या होता है, 2/5 है तो इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स, उल्टा। तो 5 का उल्टा, 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, वो तो हमें लिखना नहीं पड़ता है ना। लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब ये जीरो वीरो नहीं है। 5 के नीचे कुछ नहीं है मतलब हमेशा 1 है, लेकिन वो लिखना मतलब हमारे लिए जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। तो 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेप टू में एम निकालना है स्टेप वन का। तो इसका एम कैसे निकलेगा, क्या लिखे हम ये बताओ। एम मतलब एरिथमेटिक मीन, बोलो एवरेज। एरिथमेटिक मीन प्रोसेस से कैसे निकालेंगे। मैम वही तो समीशन बाय 3। हाँ समेशन बाय 3, लेकिन समेशन ऊपर क्या क्या लिखे बोलो, जो ऑब्जर्वेशन है। 1/5 प्लस हाँ 1/8 प्लस 1/12। हाँ, बस इतना ही लिखना पड़ेगा और तो कुछ नहीं। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे थे, अब कैलकुलेशन करो तुम लोग, हम अपने हिसाब से कर रहे, तुम लोग भी करो, अगर मेरा कुछ गलती होगा तो बता दो। अच्छा अब हमें क्या करना है, अच्छा हाँ, और एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, हम मैंने सारा नॉन जीरो ही लिया है। तो इसमें जो एक फीचर्स क्या है, ऑब्जर्वेशन कैसे होने चाहिए नॉन जीरो, ये लिखते हैं, ये समझाते भी है क्यों ऑब्जर्वेशन कैसे होने चाहिए नॉन जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम समझा भी देते हैं। जैसे जीएम में ऑब्जर्वेशन होना चाहिए नॉन नेगेटिव, नेगेटिव होने से या जीरो होने से नहीं होगा, यहाँ पर भी नॉन जीरो होना चाहिए। हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या बोला है देखो, रेसिप्रोकल ऑफ द एम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मैंने ऐसे उल्टा लिखवाया, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन करवाया तुम लोगों से, फिर क्या निकालना है, एम निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ द एम करना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, एम ऑफ द स्टेप वन और एक स्टेप लिखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ एम। इसका एम निकालने के बाद हमें उसका रेसिप्रोकल भी करना है, तो इसका एम निकाल लेते फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब 5, 8 और 12 इसका क्या करना है, एलसीएम। देखो कितना आता है, 2, 2, 4, 8, 8 और 15, 120, 24 प्लस 8 है, मतलब 8 से डिवाइड होगा तो 2, 2 से 4, मतलब 5 इंटू 3 15 बचेगा। अच्छा अब ये डिवाइड करना है 12 से, मतलब 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना आया, 24 प्लस 15 प्लस 10, 49।
डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 3, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये आ जाता है 49/120 इंटू 1/3। तो ये आंसर आएगा 49/360। लेकिन मुझे क्या करना है, जो एम आएगा उसका रेसिप्रोकल भी करना है। तो ये एम तो निकल गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकाल के देना है इसका हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, 360/49। ठीक है, 360/49 ये हम लोग का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए बोला गया था, यहाँ पर पढ़ के देखो। अब बोल रहा है कि फॉर ए गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, देखो मैंने जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं 5, 8 और 12 ये नॉन जीरोस है। ठीक है, फिर क्या करना है, हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड। हार्मोनिक मीन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एम, एम का रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो देखो ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करना है, फिर उसका एम निकालना है, फिर उसका रेसिप्रोकल करना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट में रेसिप्रोकल किया, इसके जगह तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ एम बोला है ना, ये लिख लिया। ये देखो स्टेप 2 में ये जब लिख लिया, ये 2 होगा, स्टेप 2 में ये लिख लिया। अब इसके बाद इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर सकते हो। हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये कैलकुलेट करके हम लोगों ने किया था, तुम लोग इसके बाद ये वाला स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। इसका पूरा रेसिप्रोकल कर दो, ये एम का, तो 1/5, 1/8, 1/12 और इसका आंसर निकाल लो। सेम ही होगा, कितना हो जाएगा, वही 360/49 होगा। जैसे तुम लोग सही कर पाओ, मतलब याद रखना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल करना है। अगर पहले जैसे मैंने सिखाया वैसे करोगे तो लास्ट में आके रेसिप्रोकल करना है। अगर लगता है ये भूल जाओगे तो बेटर तरीका ये है कि मीन को पहले सॉल्व मत करो, एरिथमेटिक मीन निकाल लो, फिर उस मीन का रेसिप्रोकल कर लो, फिर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। तो जो आंसर आएगा वही हम लोग का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन का मतलब हो गया कि हमें क्या करना है, पहले गिवन ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करना है, फिर उसका एरिथमेटिक मीन बनाना है, फिर उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब रेसिप्रोकल मीन रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जो आंसर निकल के आएगा वो एरिथमेटिक मीन होगा। अब ये नॉन जीरो क्यों होना चाहिए, ये नॉन जीरो इसीलिए होना चाहिए, अगर मेरा कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है, सपोज मेरा कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है, हम ये बताते नॉन जीरो क्यों होगा। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिया 209, ठीक है, अब इसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/2, स्टेप 1 के हिसाब से रेसिप्रोकल करना स्टार्ट किया। जीरो का क्या हो गया, जीरो का हो जाएगा 1/0 और ये हो जाएगा 1/9। लेकिन तुम लोग एक बार कैलकुलेटर पे लिख के देखो 1/0 कितना दिखाता है, दिखाता है कि कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। कोई भी डेटा जो है वो जीरो से डिवाइड नहीं होता है, ये पोर्शन हम लोग का होता है अनडिफाइंड। ठीक है, मतलब ये इसका कोई डिफाइन कर ही नहीं सकते, 1/0 कभी भी कैलकुलेटिव है ही नहीं। तो इसीलिए बोला गया है कि हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए ऑब्जर्वेशन हार्मोनिक मीन निकालने के लिए। अगर मेरे ऑब्जर्वेशन में कोई जीरो है तो ये कंफर्म है कि उससे कुछ और मीन निकल भी जाए तो हार्मोनिक मीन तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि हार्मोनिक मीन का जो सिस्टम है वो उसमें पहले रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो जीरो से डिवाइड होगा, और जीरो से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर को कंसिडर करेगा, नॉन जीरो नंबर को कंसिडर करेगा। यहाँ पर पहले वही बताया। अब हार्मोनिक मीन का फिर फॉर्मूला क्या आ गया, n डिवाइडेड बाई 1/x। देखो वही आया, हम यहाँ पर बताते, देखो HM का फॉर्मूला क्या निकल के आया, n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/x। कैसे समझ में आएगा, ये देखो ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन x है, ये x1 है 5, 8 x2 है और ये x3 है। अगर हम लोग ये इसका रेसिप्रोकल देखें तो क्या हो जाएगा, 1/x1, 1/x2 और 1/x3। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका जो है एरिथमेटिक मीन किया, यानी 1/x1, 1/x2 प्लस 1/x3 डिवाइडेड बाई 3 नंबर है तो 3 कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल करना है तो ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे 1/x1, 1/x2 और 1/x3। ठीक है, अब देखो यहां से सिमिलरिटीज बनाओ, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, n होगा, n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो ये तो n ही हुआ, और ये क्या हो गया, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते समेशन यानी एडिशन y किसका, 1/xi का, i मतलब कभी x1 है, x2 है, x3 है, i का मतलब 1 2 3 तीन वेरिएबल्स है। i अगर 1 से 3 तक जाता है तो 3 वेरिएबल्स है, अगर 4 तक जाएगा तो 4 वेरिएबल्स है। तो इससे ये डेफिनेशन मतलब ये जो है फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, कि HM हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर चाहो तो एक i लिख लो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, x हमेशा वेरी करता जाएगा, x1 x2 x3 करके। तो ये हो गया हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला।
फॉर्मूला डायरेक्ट हमें लेकिन वैसे नहीं पूछेगा, या तो हमें छोटा छोटा कैलकुलेशन देगा या तो प्रॉपर्टीज पूछेगा। अच्छा, अब अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें कैसे होगा, देखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हार्मोनिक मीन कैसे होगा, ये तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तब फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा। हार्मोनिक मीन का मतलब यहां पर हो जाएगा समेशन ऑफ एफ। सोच के देखो, एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी का टोटली हाउ मेनी नंबर्स होता है। तो यहाँ कैपिटल एन लिखा है, समेशन एफ या कैपिटल एन, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। स्मॉल एन हमेशा हमें डिस्क्रीट वेरिएबल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताता है, कैपिटल एन हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल ऑफ नंबर बताता है। तुम लोग समेशन एफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई हो जाएगा हम लोगों का एक्स, ठीक है, एक्स आई, एफ डिवाइडेड बाई एक्स आई हो जाएगा, या फिर ऐसे एफ एक्स भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, एफ एक्स भी चाहो तो भी लिख सकते हो। देखते हैं इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो हम करवा देते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज भी है, ये देखो पहले हम लोग हार्मोनिक मीन एक कर लेते हैं, ये 14.15 और ये, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखो हार्मोनिक मीन बोला, यहीं पर करके दिखाते हैं 4, 6 और 10। स्टेप 1 मैंने कैसे सिखाया, स्टेप 1 में क्या करना है, ऑब्जर्वेशंस का जो है रेसिप्रोकल, यानी 1/4, 1/6 और 1/10, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम लोग को क्या करना है, ये सबका एरिथमेटिक मीन, तो कैसे होगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10 डिवाइडेड बाई 3। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन करना है, यहाँ यानी नीचे 3, 1/4, 1/6 और 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसे कैसे कैलकुलेशन करें, क्या हमें एलसीएम करके करना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, तुम लोग कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, मतलब करो, यूज करो। हम तो यही बोलेंगे एलसीएम नहीं करना है, टाइम जाएगा। कैसे करेंगे, ये देखो 3 अपना 3 रख दो जैसे है, ठीक है। 1/4 को कैलकुलेटर पे लिखो, देखो कितना आता है 0.25 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 1 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ रहा है देखते हैं, 0.166 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें कितना डिजिट ले, तो हम लोग इसमें इतना लेते हैं, एक काम करते हैं 0.17 लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो हम लोग भी अप्रोक्सीमेशन पे 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। हमें आसपास आंसर मिल जाएगा, हमारे पास तो ऑप्शन होगा ना। तो 0.1, अब इसका टोटल लगाओ, 0.1, 0.17 और 0.25, तो ये आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाई 0.52। तो 3 डिवाइडेड बाई 0.52, तो इसका आंसर आ रहा है 5.76, ठीक है, 5.76 आ रहा है। देखते हैं कि हम लोग का आंसर 5.76 है कि नहीं, यहाँ तो सॉल्व किया हुआ है, चेक करते हैं इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। हाँ, इन्होंने भी वैसे किया है, 5.77 है। हाँ 77 ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कितना है 5.769 ऐसे आया है, तो हम लोग 5.77 ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एलसीएम करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी 4, 6, 10 का एलसीएम करोगे वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, फिर उसे पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करोगे वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम लोग इस तरीके से करके देख सकते हैं, ऐसे करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो ये तुम लोग एक बार कॉपी में कर लो, ठीक है। हम यहाँ कर रहे हैं तो क्या हुआ, तुम लोग अपने साथ साथ कॉपी में एग्जाम्पल नंबर 14.15 लिख के करो। अच्छा, अब ये वाला बताते हैं, देखो अगर हम लोगों का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है तो कैसे सॉल्व होगा। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हम कॉपी में करके दिखाते हैं, वो वाला नहीं दिखाया क्योंकि ऑलरेडी ऐसा मैंने एक तुम लोग को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो अभी हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी होगा तो कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी का डेटा कैसे गिवन है, एक्स दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, एक्स दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16, और ए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 3, 3, 2, 3, 3 और 2, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करने के लिए बोला है, यहाँ पर हमें बोला है सॉल्व करने के लिए एफ बाई एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं एफ बाई एक्स, तो एफ 2/2, 3/4, 3/8 और 2/16, ठीक है। एफ बाई एक्स निकाल लिया, अब इसका टोटल करना है, ठीक है, टोटल भी कर लेंगे। तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ, तो समेशन ऑफ एफ निकालते हैं कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 5 10, ये 10 हो गया, ठीक है।
2/2 ये सब का भी ऐड करना है, समेशन ऑफ f बाई एक्स। तो ये हो जाएगा 2/2 1 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 2/16, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको भी हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। पहला 1 आ गया, 3/4 कितना आता है देखते हैं, 0.75, 3/8 0.375 और 2/16 0.125 ऐड कर लेते हैं, प्लस 0.375 प्लस 0.75 प्लस 1 2.25 10 डिवाइडेड बाई 2.25 देखते कितना आ रहा है, 4.444 ऐसे आ रहा है। ऑप्शन कैसा है, मतलब आंसर कैसा है, यहाँ तो ऑप्शन नहीं होगा, सॉल्व भी होगा, देख लेते हैं। हाँ ये देखो, इन्होंने कुछ सॉल्व किया नहीं, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लिया होगा 4.44, ठीक है 4.44। अब इसका लॉजिक क्या अलग हो गया, नहीं नहीं अलग नहीं हुआ है, वही करना है हमें। पहले क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस करना है। तो ऑब्जर्वेशंस कितने सारे हैं, ऑब्जर्वेशन ये देखो 2 जो है वो 2 टाइम्स है, एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशंस कितना सारा हो गया, ये देखो 2 ये देखो, नॉर्मली अगर ये हमें सिर्फ अरिथमेटिक मीन निकालने बोला जाता, हम लोग f इंटू एक्स निकाल लेते, ठीक है। अब f इंटू एक्स करने से ये 4 हो जाता, ये 12 हो जाता, ये 24 और ये 32। फिर हम लोग क्या करते, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये हम लोग अरिथमेटिक मीन के टाइम पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, लेकिन बाद में, पहले क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 4 का 1/4, 8 का 1/8, 16 का 1/16। लेकिन ये 2 कितना बार है, ये 2 है हम लोग का 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 टाइम्स होगा, 2 इंटू 1/2। ये 4 हम लोग का कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 1/4, मतलब ये रेसिप्रोकल भी 3 टाइम्स होगा। 8 अगर हम लोग का 3 बार है, 8 8 8, तो इसका रेसिप्रोकल 1/8 1/8 1/8, इसीलिए यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा 3, तो 3/8 देखो वही तो निकाला है ना हम लोगों ने। अब 16 अगर हम लोग का 2 टाइम्स है, 16, तो इसका रेसिप्रोकल 1/16 1/16, तो ये हो गया 2 टाइम्स। तो ये देखो 2/2 यही लिखा है, 3/4 यही लिखा है, 3/8 यही लिखा है, 2/16, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल निकाल लिया। अब हम लोग को करना है इसका अरिथमेटिक मीन, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा 2/2 प्लस 3/4 प्लस 3/8 प्लस 2/16 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, कितने सारे नंबर है, 2 2 टाइम्स है यानी 2 बार, 4 3 टाइम्स है यानी 3 बार, तो ऐसे करके 10 टाइम्स 10। लेकिन हमें करना क्या है, अरिथमेटिक मीन जो निकलेगा उसका रेसिप्रोकल भी तो करना है, तो इसका ऑपोजिट करो, तो 10 ऊपर जाएगा, ये डेटा नीचे आएगा, तो 10 ऊपर चल गया। और डेटा मैंने ऐसे नहीं लिखा है, यहाँ लिखा था, उसको यहाँ पुट कर दिया पॉइंट में लिख के। लॉजिक एक ही है, बिल्कुल अलग नहीं है, बस समझ लो कि f/x कैसे आया तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। f/x हम लोग का इस तरीके से आया, बिकॉज अगर मेरे पास 2 2 है, 4 3 टाइम्स है, और हम लोग के पास 8 3 टाइम्स है, एंड हम लोग के पास 16 2 टाइम्स है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2, ठीक है, वही लिखा है हम लोगों ने। तो फ्रीक्वेंसी बाई करने का मतलब कम नहीं हो रहा है डेटा, ये मत समझो, बहुत से लोगों को लगता है फ्रीक्वेंसी बाई एक्स कर दिया तो इसका मतलब ये तो कम हो जा रहा है, कम ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल समझो कि अगर मेरा 2 2 टाइम्स है तो 1/2 और 1/2 हुआ, इसके जगह लिख सकते हैं ना 2 इंटू 1/2, 1/2 2 टाइम्स हुआ, तो वही हो गया 2/2, ठीक है। तो ये हम लोग का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने एक बार चेक कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आगे थोड़ा जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ HM, ये हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं कि HM का प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन AM GM और HM देखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमेशा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे AM हो, चाहे GM हो, चाहे HM हो। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से k, ठीक है। अभी GM में भी हम लोगों ने ऐसा ही देखा था कि अगर जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो कांस्टेंट है यानी कि k है, ठीक है। k मतलब k का क्या बोला है, k का कुछ लिमिट नहीं दिया है कि ग्रेटर देन 0, ये सब बोल रहा है कि k है, देन द HM ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो k। लेकिन हमें पता है कि ऑब्जर्वेशन 0 नहीं होना चाहिए, वो तो पहले ही बता दिया था, देखो 0 यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ डिफाइन नहीं किया है, बात अलग है। बाकी 0 नहीं होना चाहिए, 0 होने से हमारा HM नहीं निकलेगा, 1/0 ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है।
तो कांस्टेंट होना चाहिए सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर चेक करके देखते हैं, अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट होंगे तो कैसे आंसर आएगा। जैसे है 2 2 2, ठीक है। अब अगर हमें इसका HM निकालना है, फाइंड HM, तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर? हमें प्रॉपर्टी बोल रहा है, अगर ऐसा है तो इसका आंसर भी हमारा इसका फाइंड HM, तो आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। क्वेश्चन तो वही बोल रहा है, सॉरी प्रॉपर्टी तो वही बोल रहा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन टेकन बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है वो अगर कांस्टेंट है तो HM भी उस ऑब्जर्वेशन का कांस्टेंट होगा। चेक करते हैं सच में HM 2 आता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1 में हमें करना है ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल 1/2 1/2 1/2, फिर इसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, निकालेंगे 1/2 1/2 1/2 डिवाइडेड बाय 3। अब इस एरिथमेटिक मीन का हम लोग कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 1/2 1/2 1/2। अब चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने से कितना आएगा? ये नीचे तो 2 ही हो गया, एलसीएम 1 + 1 + 1, और यहाँ हो गया 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 नीचे डिवाइडेड बाय 2, 3 × 2/3, तो 3 3 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखो HM हम लोगों ने सॉल्व किया, और प्रॉपर्टी भी बोल रहा है कि अगर कांस्टेंट है तो HM हम लोग का कितना आ जाएगा? HM हम लोग का हमेशा जो है कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाएगा। अब 2 के जगह तुम लोग कुछ और ले लो, 10 ले लो, 3 के जगह 5 बार ले लो, 10 बार ले लो, आंसर वही होगा। अगर यहाँ पर 10 लोगे 10 टाइम्स तो भी उतना ही आएगा, 10 अगर 2 टाइम्स भी लोगे तो भी 10 ही आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? इफ देयर आर 2 ग्रुप्स N1 एंड N2। अब ग्रुप का कंसेप्ट हम लोगों ने कहा पढ़ा था? कंबाइंड एरिथमेटिक मीन में बोल रहा है कि अगर 2 ग्रुप है N1 N2 और उसमें N1 में कुछ ऑब्जर्वेशंस है, N2 में कुछ ऑब्जर्वेशंस है, HMs, then the combined HM is given by, बोल रहा है कि फिर combined HM कैसे कैलकुलेट होगा। देखो बोल रहा है कि फिर कंबाइन HM कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में हमें बता रहा है। कंबाइन HM ऐसे कैलकुलेट होगा, N1 + N2 डिवाइडेड बाई N1 / H1 N2 / H2। ठीक है, हम समझाएंगे कैसे करके होगा, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमें कंबाइन HM का बोला है। कंबाइंड HM का फॉर्मूला होगा, बोल रहा है N1 + N2 डिवाइडेड बाई N1 / H1 N2 / H2, ये बोला है। ठीक है, ये फॉर्मूला होना चाहिए। अब इसमें N1 क्या है? N1 है एक, 2 ग्रुप का एक ग्रुप, N1 का लिखते हैं फर्स्ट ग्रुप, ऐसे लिख देते हैं। मैंने कंबाइंड मीन में भी ऐसे ही लिखवाया था, फर्स्ट ग्रुप। N2 का मतलब सेकेंड ग्रुप। अगर ये N1 में कुछ ऑब्जर्वेशन है, N2 में कुछ ऑब्जर्वेशन है, और H1 H2 जो है वो HM है, और H1 जो है, H1 क्या है? HM ऑफ ग्रुप 1, मतलब ग्रुप N1। ठीक है, ग्रुप N1 में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका अगर हम लोग हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो वो होता है H1। और अगर हम लोग ग्रुप 2 में यानी ग्रुप N2 में जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसका अगर हम लोग हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो वो होता है H2। ठीक है, और अगर दोनों को मिला के निकालते हैं तो ये कैलकुलेट होके आएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। देखते हैं कि ऐसा हमारे पास कुछ इन्होंने डेटा दिया है क्या कि हम लोग ग्रुप में निकाले। नहीं, ऐसा हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ही एक एग्जांपल से चेक करके देख सकते हैं। चलो हम लोग एक एग्जांपल से चेक करते हैं। तो यहाँ पर N1 ले लेते हैं, N1 ले लेते हैं हम लोग। क्या क्या ऑब्जर्वेशन ले? एक तो है हम लोग का 2 4 8 16, और यहाँ पर मैंने लिया था 5 8 12। चलो एक 5 8 12 लेते हैं, N1 का वैल्यू ले लेते हैं 5 8 12। ठीक है, इससे जल्दी होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है। N2 ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं 4 6 10, जो कि अभी अभी हम लोगों ने किया।
ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका HM निकालना है। अब इसका HM को H1 मतलब हार्मोनिक मीन 1, क्योंकि दो ग्रुप में स्प्लिटेड है तो फर्स्ट हार्मोनिक मीन एंड सेकेंड हार्मोनिक मीन हम लोग निकालेंगे। अब क्योंकि ये कैलकुलेटेड है तो हमारे लिए आसान होगा थोड़ा सा कैलकुलेट करना। तो H1 हम लोग इस पे कैलकुलेट कर रखे थे, जो कि हम लोग का आया हुआ है 360/49। ठीक है, इसको पॉइंट में निकाल लेंगे। 360/49 तो ये आ रहा है 7.34, मतलब 7.35 ले लेते हैं, 7.35। और ये वाला आया 4, 6 और 10, ये मैथ से था 5.77, ये आ गया हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब बोल रहा है कि कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, N1 + N2 करना है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कंबाइंड HM कैसे निकलेगा, कंबाइंड HM कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से दिखाते फिर समझा के भी बताते। फॉर्मूले के हिसाब से N1 + N2, पहले फॉर्मूला में देखेंगे होता है कि नहीं। तो 3 + 3, 3 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन, फिर N1 का मतलब 3, H1 हो गया 7.35 और N2 भी हो गया 3 और H2 हो गया 5.77। चेक करते हैं कितना आंसर आता है, फिर हम समझा के करवाते हैं। ठीक है, मतलब इलाबोरेटिव वे में भी बताते हैं। 3/7.35 देखते कितना आता है, 0.4041 लिख लेते हैं। 0.41 प्लस 3/5.77 देखते कितना आता है, 0.52 लिख देते हैं। 0.52 ऐड करते हैं, 0.41 प्लस 0.52 0.93। तो 6/0.93 कितना आ गया, 6.45। 6.45 ये तो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, यहाँ कुछ इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये तो फॉर्मूला में पुट किया। तो इसमें क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ था मैंने पुट कर दिया। अब इसको समझेंगे कि ये फॉर्मूला से आया, अगर हम लोग उसको फॉर्मूला नहीं करते तो भी क्या हम लोग का सेम आंसर आता, हाँ आता। क्या करना है, हमें ये सारे ऑब्जर्वेशंस का हमें मिल के 6 ऑब्जर्वेशंस को मिला के हमें हार्मोनिक मीन निकालना चाहिए, तो भी आंसर ये आएगा कि नहीं देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला स्टेप होता है हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, स्टेप 1 हमें सारे ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करना है। तो 1/5, 1/8, 1/5, 1/8, 1/12, 1/4, 1/6, 1/12, 1/4, 1/6 और 1/10 देख लेते हैं। 5, 8, 12, 4, 6, 10। हाँ, अब इसका लिखना है एरिथमेटिक मीन, तो लिख लेते हैं स्टेप 2 में एरिथमेटिक मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ 6 हो गया, 1/5 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस, ओ मैंने पहले ही जो है इसको रिवर्स लिख दिया, नहीं हम का एक ही जैसे सिखाए वैसे ही कर रहे ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका एरिथमेटिक मीन निकालेंगे, 1/5, 1/8, 1/12, 1/4, 1/6, 1/10 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करके सॉल्व करेंगे। रेसिप्रोकल में ऊपर 6 आ जाएगा, 1/5, 1/8, 1/12, 1/4, 1/6 और 1/10। ठीक है, तो चेक करो 1/5 कितना हो गया, 0.2, 0.2, 1/8 0.125, 1/12, 1/12 0.083, 0.8 लिखते हैं, 0.83। चलो 1/4 0.25, 1/6 0.17, 1/10 0.1। अब ऐड करेंगे 0.1 प्लस 0.17 प्लस 0.25 प्लस 0.083 प्लस 0.125 प्लस 0.2। तो ये आ रहा है 6/0.928। अब सॉल्व करके देखते हैं, 6/0.928 6.465 ऐसे आ रहा है। यहाँ कितना आया था,
6.45, वही 465 आ रहा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन इधर उधर हुआ होगा पॉइंट के चलते, सेम आंसर आ गया। अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ ऊपर 6 आया, यहाँ भी ऊपर 6 आया, क्यों? क्योंकि टोटल ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही n1 + n2 फॉर्मूला बोल रहा है, तो वही तो चीज हुआ। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को मिला के निकालोगे तो 6 ऑब्जर्वेशन है अकॉर्डिंग टू अवर एग्जाम्पल, ठीक है। नीचे क्या करना है, हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3 / 7.35। अच्छा, अब ये 7.35 ये कैसे आया, क्योंकि अगर ग्रुप 1 का हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो वो 7.35 होगा। ये देखो अगर हम लोग निकालते हैं 1/5, 1/8, 1/12, वही तो क्या है 1/5, 1/8, 1/12, इसका जो आंसर आया, और 1/4, 1/6, 1/10 इसका भी वही आंसर आया, 5.77 और 7.35। अब इसको 3 से क्यों डिवाइड किया? एक्चुअली यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है एरिथमेटिक मीन का अप्लाई किया है ना, ये देखो यहाँ पर 1/5, 1/8, 1/12 इसका हम लोगों ने क्या किया, ये हार्मोनिक मीन निकाला है। अगर इसको स्प्लिट कर देते हैं तो ये 3 और यहाँ पर ये 3 के लिए, ठीक है। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पर, ये 3 नंबर के लिए, मतलब अगर इसको स्प्लिट करके लिखो तो 3/, और यहाँ भी 3/, ठीक है। तो ये हम ये कहना चाह रहे हैं, इसको अगर हम लोग स्प्लिट करके लिखे तो क्या ये ऐसा नहीं होगा? ये देखो 3 / 1/4, 1/6 और 1/10, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे करके भी तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया है, कंबाइनली कैलकुलेट किया है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकल के आया, देखो यहाँ पर हम लोग का 6 कैसे निकल के आया वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 7.35, ठीक है, 7.35 ये हार्मोनिक मीन निकल के आएगा डायरेक्टली इसका। तो ये 7.35 ये तीनों डेटा को मिला के, और ये तीनों डेटा को मिला के हम लोग का आंसर आ जाता है यहाँ पर 5.77, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, देखो हार्मोनिक मीन जो निकल के आएगा उसको यहाँ 3, क्योंकि 3 डेटा है, इसको एक्चुअली इंडिविजुअली हार्मोनिक मीन भी निकाला है। ये देखो इंडिविजुअली हार्मोनिक मीन क्या था, n, ये देखो n / h1, ये देखो n / हार्मोनिक मीन 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैसे भी तो कर सकते हैं ना, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे लिखे 3 + 3 6 हो गया। अब इसका अगर हम लोग इंडिविजुअली निकालते हैं तो 3/, 1/5, 1/8, ठीक है। तो फॉर्मूला इस तरीके से बना है, इंडिविजुअली दोनों का निकाल के फिर ऐड किया गया है। तो मैंने यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशंस को एक साथ ऐड करके दिखा दिया, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से n1 + n2, और ये n1 क्यों हुआ है यही हम बता रहे हैं। n1 इसीलिए हुआ है बिकॉज अगर इंडिविजुअली इसका हम लोग हार्मोनिक मीन निकाले तो कैसे होगा, तो इंडिविजुअली अगर निकालेंगे तो 3 / ये देखो ना, यहाँ पर देखो 3 / ये देखो 3 / 1/5, 1/2, 1/12, यानी 3 यानी n1 हो गया। ग्रुप 1 में जितने सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली निकालेंगे, मैंने तो यहाँ कंबाइनली निकाला, अगर इसका इंडिविजुअली निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 / ये 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन है, और नीचे हार्मोनिक मीन के वजह से 1/5, 1/8, 1/12, n2 मतलब 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 1/4, 1/6, 1/10 ऐसे करके भी कर सकते थे, बट मैंने इसको कंबाइनली निकाला है। अगर तुम लोग वैसे भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब ये हम लोग का जो है कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा वो हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब तुम लोग फॉर्मूला याद रखो या फिर ऐसे कर लो जो ठीक लगे, क्योंकि कैलकुलेटर से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ HM भी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM, ठीक है। फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जहां पर भी हमारा थियोरेटिकल कंसेप्चुअल पॉइंट रहेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। AM, GM और HM में रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो दो तरीके से इसे हमें समझना पड़ेगा। इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम और कांस्टेंट, तो AM = GM = HM होगा। समझाते हैं कैसे। और एक पॉइंट से भी लिखना है हम लोग को, इफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो क्या जीस्ट निकल के आता है AM
ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं कंबाइनली, ठीक है। अगर कंबाइन रिलेशन पूछे, कंबाइनली मतलब सेम और कांस्टेंट एंड डिस्टिंक्ट, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ये तुम लोगों को थोड़ा सा आगे से मुझे लिखना पड़ेगा। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ठीक है। ये देखो, ये तुम लोग को बुक में यही मिलेगा, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM, ये होता है कंबाइनली रिलेशन बिटवीन AM GM HM। अगर हमें रिलेशन पूछे तो हमें यही बताना है, लेकिन इसको दो पार्ट में हम लोग समझेंगे। पहला, ये इक्वल कब सेटिस्फाई होता है, दूसरा ये ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट कब सेटिस्फाई होगा। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग पहला वाला पॉइंट को समझते हैं। पहले वाले पॉइंट पे बोला है कि अगर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही तरह का है या कांस्टेंट है, जैसे कि 10 10 10, ठीक है, 10 10 10, इससे अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालेंगे जो आंसर आएगा, जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे वही आंसर आएगा, हार्मोनिक मीन निकालेंगे वही आंसर आएगा, ऐसा हम नहीं, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, ठीक है। चेक करके देखते हैं प्रॉपर्टी सही बोल रहा है कि नहीं। एम निकालो, 10 + 10 + 10 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा 30/3 यानी कि 10, ठीक है, चलो 10 आ गया। फिर बोल रहा है GM निकालते हैं, GM कैसे निकलेगा, 10 10 10 टू दी पावर 1/3 यानी 10 टू दी पावर क्यूब टू दी पावर 1/3 यानी कि 10 हो गया। HM कैसे निकलेगा, HM में सबसे पहले इन सबका रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दे, देखो तुम लोग समझते हो कि नहीं। रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/10 1/10 1/10, फिर उसका अरिथमेटिक मीन और उसका रेसिप्रोकल, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/10 1/10 1/10 मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये भी 3/10 हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी हमें आंसर 10 ही देगा। यानी ऐसे केस में AM भी आया 10, GM भी आया 10 और HM भी आया 10। हाँ, तो प्रॉपर्टी तो सही बोल रहा है कि अगर ऑब्जर्वेशन सेम है या कांस्टेंट है तो हम लोग का जो AM है वही GM है वही HM होगा, ऐसा बोला है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग का ऑब्जर्वेशन सेम या कांस्टेंट है। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट हुआ तो हमेशा AM ज्यादा, फिर उससे मतलब थोड़ा सा ज्यादा GM, और उससे सॉरी AM सबसे ज्यादा, GM उससे कम, HM सबसे कम होगा। तो चेक करके देखते हैं ये सेकंड वाला पॉइंट भी क्या ऐसा सच में पॉसिबल है भी कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग कोई डेटा ले लेते हैं, लाइक 2,4, हम थोड़ा सा कम डेटा लेते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने मिले। तो AM निकालेंगे 2 + 4/2, 3 आ गया। GM लिखेंगे 2 × 4 होल टू दी पावर 1/2, तो 2 × 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2, तो ये हो जाएगा 2/3 × 1/2 यानी 2 टू दी पावर 3/2, ठीक है। 2 टू दी पावर 3/2, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिखो तो समझने में आसानी आएगा। 2 टू दी पावर 3 जो है डायरेक्ट ऐसे करो, नहीं तो ना इसको हम समझा नहीं पाएंगे कंपेयर करके। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे करेंगे ताकि हम 3 के साथ कंपेयर कर पाए। ये 8 कर देते हैं, 8 का रूट ये कैलकुलेटर में निकल जाएगा ना, ये देखो 8 करो और उसका रूट लगाओ, तो कितना आया 2.82, तो लिख लेते हैं 2.828 मतलब 3 अप्रोक्स, ठीक है, लेकिन है तो 2 से ही स्टार्ट, 2 पॉइंट। अच्छा, अब HM निकालेंगे, तो HM कैसे होगा, 3 डिवाइडेड बाई 1/2 और 1/4, चेक करते हैं कितना आएगा। 1/2 कितना होता है, 1/2 हम लोग का होता है 0.5 और 1/4 कितना होता है 0.25, तो ये हो जाएगा 0.75, तो 3 डिवाइडेड बाई 0.75, तो ये हो गया 4, ठीक है, ये हम लोग का 4 हो हम गया। वो ऊपर 2 होगा ना, ओ हाँ, सही बोल रहे हो, 2 होना चाहिए, ये तो गलत आ जाएगा। 2 2 2 2/, हाँ इसलिए ये ज्यादा आ गया, ये कम आना चाहिए था, 2.6, हाँ कम आया, सबसे कम यही वाला है 2.67। ये देखो 3 2.83 और 2.67, ठीक है। अच्छा,
अब देखो क्या ये सेटिस्फाई किया कि नहीं, सेटिस्फाई किया। देखो अगर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है तो सबसे वैल्यू ज्यादा होता है एम का, उसके बाद जीएम, उसके बाद एचएम। तो वही आया देखो, एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम, वही निकल के आया। बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2.83, 2.83 इज ग्रेटर देन 2.67, वही कैलकुलेट होके आया। ठीक है, अच्छा। अब इसमें तुम लोग ना ज्यादा इससे भी देख सकते हो, मतलब मैंने दो ही वैल्यूज लिए ताकि जल्दी हम लोग कैलकुलेट कर पाए, लेकिन इसमें तुम लोग और भी कुछ डेटा लेके चेक करके देख सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा इसमें बोला है कंप्यूट एम जीएम एच एम फॉर द नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स का हमें एम जीएम और एच एम सारे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, यहाँ से बता सकते हैं आराम से, यहाँ पर ही करके दिखा देते हैं। एम कैसे निकलेगा, 6 + 8 + 12 + 36 डिवाइडेड बाई 4 नंबर्स है तो 4 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें आंसर हमेशा एम का ही ज्यादा आएगा। अगर सेम ऑब्जर्वेशन से, अभी अभी हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखा ना, सेम ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे तो हम लोग का ये एम का आंसर सबसे ज्यादा आएगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 15.5, ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है। ठीक है, जीएम कैसे निकालेंगे, 6 × 8 × 12 × 36 होल टू दी पावर 1/4। देखो जब यहाँ पर 1/4 है ना तो कैलकुलेटर का यूज करो। कैसे, 6 × 8 × 12 × 36 जितना आया इसको 2 बार रूट करने से ही होगा, क्योंकि 1/4 का मतलब 2 बार रूट, 1/2 फिर से 1/2। ये देखो 12 आ गया। ठीक है, जल्दी आंसर आता है ऐसे करने से। ठीक है, जब भी देखोगे यहाँ पर इवन है, जैसे 1/8 है तो 2 2 2 ऐसे करके आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पर 4 और इसका 1/6, 1/8, 1/12 और 1/36। ठीक है, चेक करके देख लो 1/6 कितना होता है, 0.17 प्लस 1/8 0.125। अच्छा तुम लोग इसको करो तो एक सेकंड, एक सेकंड आते हैं। ठीक है, देखो तो ये नेक्स्ट हो जाएगा 1/12। देखते हैं कितना आया, 0.083। ठीक है, 0.083, 0.083, 1/36, 0.027। ठीक है, 0.027, 0.027। ठीक है, ऐड करते हैं, 0.17 प्लस 0.125 प्लस 0.083 प्लस 0.027, तो ये हो गया हम लोग का आंसर 0.405। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 0.405 चेक करते कितना आता है, 9.87। ठीक है, 9.87 आया। देखते आंसर से टैली 9 अच्छा मेरा शायद अप्रोक्सीमेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जो भी हो ये कैलकुलेट कर ही पाओगे, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। 9.93 आ रहा है, मेरा 87 आ गया, शायद मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया होगा, तो कर पाओगे इसमें। ठीक है, और इसको हम दिखा नहीं रहे, तुम लोग एक बार चेक करके देखना, शायद मैंने कुछ पॉइंट पे गलत लिख दिया होगा, इसी वजह से पूरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, नहीं तो मैच हो जाएगा। ठीक है, या फिर 3 डिजिट लेके इन्होंने किया होगा, वैसे भी एक बार करके देख सकते हो, वहां ऑप्शन रहेगा ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो एक बार तुम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना। हाँ मेरा यहाँ पर ना कुछ तो गलत हुआ होगा, क्योंकि गलत नहीं होने से इतना मिसमैच नहीं होगा। हो सकता है या तो इन्होंने 3 पॉइंट लेके किया है, ठीक है, ये मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके किया है, तो भी हो सकता है, एक बार देख लो। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद वेटेड एवरेज आ रहा है, तो ये हम एक बार समझाते हैं कि वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। वेटेड एवरेज, अच्छा, वेटेड एवरेज का मतलब है वेटेज यानी प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी यानी कि इंपॉर्टेंस का बात होगा यहाँ पर। जब ऑब्जर्वेशंस का इंपॉर्टेंस का बात होता है तब ये यूज होता है, ठीक है। तो ये कब यूज होता है, पहले ये लिखेंगे, व्हेन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज नॉट सेम, ठीक है। जब हम लोग का सारे ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो सेम नहीं होता है तो हम लोग यूज करते हैं वेटेड एवरेज। यहाँ पर देखो मिलेगा, यही मेन पॉइंट है। व्हेन द ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन हैव ए हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंस का जो ऑर्डर है वो ऐसा है, प्रायोरिटी जो है ज्यादा कम ऐसे करके है, सेम प्रायोरिटी बेस्ड ऑब्जर्वेशंस नहीं है। जैसे अगर एक एग्जांपल दे, जैसे देखो टेस्ट होता है, तो जो क्लास टेस्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट मिड टर्म होता है, ठीक है। और मिड टर्म भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म होगा या फिर कुछ और, ठीक है, जैसे भी जिसके स्कूल में या कॉलेज में होता होगा। तो हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, किसी के लिए क्लास टेस्ट सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बट हम ये बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम लोग का फाइनल टर्म ही होता है, उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट मिड टर्म और उससे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग का क्लास टेस्ट, ठीक है। यही चीज बोल रहे हैं हमें कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब वेटेड एवरेज कब यूज करेंगे, जब हम लोग का ऑब्जर्वेशंस का वैल्यूज जो है वो हायरार्किकल ऑर्डर में इसका इंपॉर्टेंस होगा, मतलब इंपॉर्टेंस लेस, फिर उसके बाद मतलब या तो कम से ज्यादा या ज्यादा से कम, जैसे भी जाओ हायरार्किकल ऑर्डर में अगर हम लोग का इंपॉर्टेंस होगा तो हमें वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करना चाहिए। तो वही लिखा है, वी टेक रिकोर्स टू कंप्यूटिंग weighted average which could be either weighted arithmetic mean, weighted geometric mean और weighted harmonic mean। तो जब वेटेड एवरेज निकालते हैं तो हम लोग तीन तरीके का वेटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, वेटेड एम, वेटेड जीएम, वेटेड एचएम, ठीक है। एम, जीएम, एचएम तीनों से वेटेज कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे मान लो क्लास टेस्ट में पहले मिला 80%, उसके बाद मिला 75%, फिर उसके बाद मिला 81%, फिर मान लो मिला 68%, फिर मान लो मिला 70%, ठीक है। क्लास टेस्ट ज्यादा होता है। मिड टर्म मान लो 82% मिला और फाइनल में मिला 79%, ठीक है। अब क्लास टेस्ट का जो प्रायोरिटी है, जो इंपॉर्टेंस है, वो मान लो 5% है टोटल मार्क्स का, मिड टर्म का 25% है और फाइनल टर्म का 70% है। ऐसे करके 100% मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, मार्क्स का, ठीक है, कि क्लास टेस्ट जो है वो टोटल मार्क्स का 5% कैरी करता है, मिड टर्म टोटल का 25 और फाइनल टर्म टोटल का 70%। अब इसको अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन से एवरेज करें तो कैसे निकलेगा, तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, 80, 75, 81, 68, 70, उसके बाद 82, उसके बाद 79, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स जो है टेस्ट लिया गया है, कभी क्लास टेस्ट, कभी मिड टर्म, कभी फाइनल टर्म। ये नॉर्मल एवरेज से आंसर आएगा, ठीक है, इससे कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, वो देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। चलो एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, 80 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 82 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो गया कुछ इतना, 76.42%, ठीक है, ये एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर वेटेड एवरेज निकालने के लिए बोले तो ऐसा नहीं होगा, ये तो एरिथमेटिक मीन का नॉर्मल एवरेज, लेकिन एरिथमेटिक मीन का ही अगर वेटेड एवरेज निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेशन करने का तरीका ये हो जाएगा कि 80% का वेटेज है 5%, मतलब ऐसे होगा 80% इंटू 5%, ठीक है, 80 का 5% इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आ जाएगा 75 का
5%, मतलब 75% का 5% एंड सो ऑन, ऐसे करके चलेगा। और लास्ट वाला आ जाएगा 70% इंटू 79%। ठीक है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे करके, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100% हो जाएगा। देखो क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नंबर्स को लिख के डिवाइडेड बाय 7 कर दिए कि 7 टेस्ट अरेंज हुआ। यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करे, वेटेज के हिसाब से, टोटल वेटेज 100%। ठीक है, तो 80 का 5%, 75 का 5%, 81 का 5%, 68 का 5%, 70 का 5%, फिर 82 का 25% और इसका 70%, ऐसे करके लिख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, हम तो जस्ट समझा रहे हैं कि कैसे वेटेड एवरेज को कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये समझ में आ रहा है हम लोग को कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब वेटेड एवरेज हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो वेटेड एवरेज जो है हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हो जाएगा वेटेड एरिथमेटिक मीन, दूसरा हो जाएगा वेटेड जियोमेट्रिक मीन, और लास्ट हो जाएगा वेटेड हार्मोनिक। तो वेटेड एरिथमेटिक मीन हम बताते हैं कैसे होगा। अभी ये मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, W, ये W है, ये सब W है, वेटेज है, इनटू क्या किया है, इनटू X, ये तो हमारा वैल्यूज है ना, तो क्या हो जाएगा WX समेशन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा समेशन ऑफ W, वेटेज का टोटल। अच्छा, अगर जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे, हम फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, W और X को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइडेड बाय W। ठीक है, W का मतलब हो गया वेट। और अगर जीएम निकालेंगे तो जीएम जैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के जगह वेट लैंग्वेज यूज हो रहा है क्योंकि इसका कंसेप्ट अलग है। बाकी देखो फ्रीक्वेंसी में जैसे एफ एक्स बाई एफ करते हैं वैसे ही हुआ। और अगर फ्रीक्वेंसी वाला जीएम देखोगे तो आज ही हम लोगों ने सीखा, यहाँ पर चाहो तो आई और आई लिख सकते हो, यहाँ पर भी आई लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा हम लोग का x1, x2, x3। और आज ही देखा फ्रीक्वेंसी होने से ऊपर f होता है, f के जगह W1, W2 ऐसे लगाओ, W3 डॉट डॉट करके यहाँ पर xn, और ये WN या I जो भी लिखो, और यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ 1/WI। जैसे तुम लोगों ने आज फ्रीक्वेंसी वाला जीएम देखा, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी के जगह यहाँ पर यूज हो जाएगा जो है जियोमेट्रिक मीन। अब इसको देखो यहाँ पर ना कैसे लिखा है, अगर देखोगे ये यहाँ पर पाई से भी डिनोट किया जाता है, कभी कभी ये भी यूज हो जाता है, तो हम एक बार तुम लोग को दिखा देते हैं। इसके जगह क्या लिख सकते हो, जैसे समेशन से सम को डिनोट किया जाता है, वैसे ही पाई से जो है प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे डेटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई, पाई मतलब प्रोडक्ट। ठीक है, किसका प्रोडक्ट करना है, एक्स टू दी पावर डब्ल्यू का। ठीक है, प्रोडक्ट किसका करना है, एक्स टू दी पावर डब्ल्यू का प्रोडक्ट करना है, होल टू दी पावर 1/WI हो जाएगा, लेकिन इसका समेशन होगा। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है, पाई जो है ये प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, इसे याद रखो। कभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर इसका यूज करना पड़ेगा ना, यूज आना चाहिए। पाई का मतलब हो जाता है हम लोग का प्रोडक्ट। और हार्मोनिक मीन का दिखा देते हैं, हार्मोनिक मीन में कैसे लिखेंगे, हार्मोनिक मीन में वेटेड हार्मोनिक मीन। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला, तो समेशन ऑफ WI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W बाई X। यहाँ पर आई लगा, तो देखो अभी अभी हम लोगों ने किया, यहाँ पर F लिखा था, बस फ्रीक्वेंसी के जगह हम लोग यूज कर रहे हैं W। ये देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया था, F बाई XI, ये देखो F के जगह W है। ठीक है, और ये समेशन WI, बस ये थोड़ा सा याद रखने से ही होगा, उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, हम नहीं बोल सकते ऐसा। ठीक है, आ सकता है, लेकिन देखते हैं इससे कैसा क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दिया है ये रेलिवेंट नहीं है MCQ के लिए, तो ये वाला तुम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा है, ये हमें जरूरी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले का जरूरत होगा इसमें, फॉर्मूला इसका कोई जरूरत नहीं है हमें करने का। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये हम लोग थियोरिटिकली एक बार रीड करेंगे, ये जरूरी है हमारे लिए। उसके पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये हम तुम लोग को बताते हैं। ये देखो, बोल रहा है गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b प्रूव दैट AH इक्वल टू G स्क्वायर। बोल रहा है कि a मतलब एरिथमेटिक मीन, H मतलब हार्मोनिक मीन, इक्वल टू बोल रहा है G स्क्वायर होगा। ये हमें प्रूव करके बताना है अगर दो नंबर a और b है। ठीक है, तो अगर दो नंबर a और b है तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस b बाई 2। ठीक है, अच्छा
हार्मोनिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b। इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब इसको ना एलसीएम फॉर्म में ही करना पड़ेगा, b/a, तो ये हो गया 2 इंटू ab/a प्लस b, ये हो जाएगा। अच्छा अब जीएम निकालते हैं, जीएम क्या होगा, जीएम हो जाएगा a इंटू बी टू दी पावर 1/2 यानी रूट ओवर ऑफ ए बी। अब हमें बोल रहा है कि a इंटू एच मतलब एरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, मतलब 2ab/a प्लस बी इक्वल बोल रहा है कि जी स्क्वायर होगा। चेक करते हैं, a प्लस बी कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, क्या हो गया ab। अब जी स्क्वायर मतलब रूट ए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट ए बी का स्क्वायर कर लो, क्या आ गया ab आ गया, तो जी स्क्वायर। तो ये रिलेशन याद रखना है हम लोगों को, ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर होता है। ये हमें बाकी किसी भी क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ मैंने बताया। अब हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हमेशा a इंटू एच इक्वल टू जी स्क्वायर होगा, इस बात का ध्यान रखो। इससे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा ना तो देखोगे इसका यूज करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। a एच इक्वल टू जी स्क्वायर अगर याद रहता है, नहीं रहता है तो फिर ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर याद रख पाते हो तो बेटर है। तो ए एच इक्वल टू जी स्क्वायर, ये हम लोग का छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है। यहाँ पर दिया है कि एम जीएम दिया हुआ है, 2 ऑब्जर्वेशन का 5 और 4, उसका 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन तो हमें पता नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन ए बी है, तो a प्लस b/2 बोल रहा है 5 क्वेश्चन में, और a इंटू बी क्योंकि जीएम बोला है होल टू दी पावर 1/2 ये बोला है 4, ठीक है। तो इसका मतलब रूट ओवर ऑफ ए बी इक्वल टू 4 है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं करवा रहे, तुम लोग चाहो तो खुद से एक बार कर सकते हो। क्यों नहीं करवा रहे, बिकॉज एमसीक्यू में तुम लोगों के पास ऑप्शंस रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और उसमें आंसर किस बात का रहेगा, 2 ऑब्जर्वेशंस का ही रहेगा, 2 ऑब्जर्वेशंस का ही आंसर रहेगा ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास वहां पर ऑप्शंस रहेगा तो उससे हम लोग ऐड करके डिवाइड करके देख सकते हैं कौन सा में 5 और 4 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करना तो कोई मतलब जरूरी नहीं है, और अगर करना चाहो तो मैंने कंसेप्ट तो बता दिया। अब तुम लोग इसको सब्स्टिट्यूट से कर सकते हो कि यहाँ से ये फाइंड आउट कर सकते हो a इक्वल टू 2/b। अब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो कि b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा, लेकिन नेसेसरी नहीं है। ऑप्शन के साथ हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये वाला भी हम लोग का रिलीवेंट नहीं है फिलहाल एमसीक्यू के लिए, ये सब उतना जरूरी नहीं है। तुम लोग एक बार अगर गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो, टैली मार्क वगैरह दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज ही करेंगे। लेकिन इसके पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला हमें करना है वो हम बता देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट को समझने के लिए पहले हमें 14.1.2 पे कुछ लिखा हुआ है वो समझना पड़ेगा। ये देखो 14.1.2 पे एक डेटा लिखा हुआ है वो समझना पड़ेगा, तुम लोग उसको पॉइंट आउट कर लो, ठीक है, कि वो तुम लोग को पढ़ना है, हम यहाँ से ही समझा देते हैं। और अगर लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा बात है, कॉपी में अगर लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा बात है। ये वाला पॉइंट, ये कुछ पॉइंट और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है क्राइटेरिया फॉर एन आइडल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम लोगों ने इतना सारा पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम, इसमें से आइडियल कौन सा है, सबसे ज्यादा आइडियल कौन सा है वो हमें पता करना है। तो उसके लिए बोल रहा है ये सारे फीचर्स जिसमें है वही आइडियल है, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है बोल रहा है, इट शुड बी प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। बोल रहा है कि जो भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग यूज करेंगे वो प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, मतलब उसका डेफिनेशन प्रॉपर होना चाहिए और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो दिया हुआ होना चाहिए वो क्लियर कट होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू कंप्रीहेंड, ये सभी को समझने के लिए आसान होना चाहिए, मतलब लोगों को हम लोग आसानी से समझा पाए। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे वो सिंपल होना चाहिए कैलकुलेशन के नजरिए से अगर देखें। फिर इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हुआ कुछ पे नहीं हुआ। जैसे कि मीडियन, जैसे मान लो 2, 4 और 9, इसका अगर हम लोग
मीन निकालते हैं तो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, लेकिन मीडियन निकालेंगे तो आंसर 4 निकल के आएगा, इसी का मोड निकालेंगे तो आंसर 0 निकल के आएगा। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है। लाइक मीडियन, स्पेशली मीडियन, ये 2 और 9 को कंसिडर नहीं करता है, ये सिर्फ मिडिल के वैल्यू को कंसिडर करता है। तो वही बोल रहा है सबसे बेस्ट वही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है जो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, जिसको कैलकुलेट करना आसान होता है, जो समझने में आसान होता है, जिसका डेफिनेशन क्लियर होता है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मतलब डेफिनेशन ऐसा बोल रहा है फिर भी उसका कोई एक्सेप्शन है, वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, और इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होने चाहिए। जैसे देखो इसका कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं, ये ऑब्जर्व करके बता सकते, बट इट इज द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर मैथड, सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब हर एक केस पे डिस्क्रीट वेरिएबल हो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी का मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस के प्रेजेंस से जो है ज्यादा मतलब अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, लीस्ट अफेक्टेड होना चाहिए। जैसे देखो अगर 249 का ये जो एरिथमेटिक मीन है, अगर हम लोग एक्सट्रीम मतलब लास्ट के दो ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो इसे अगर मैंने 9 की जगह 90 कर दिया ना तो काफी फर्क पड़ जाएगा। कैसे, ये देखो डिवाइडेड बाई 3, ये देखो हम लोग यहाँ पर 2 + 4 + 9 डिवाइडेड बाई हम करते हैं 3, कितना आंसर आ गया 5। अब इसी का 2 + 4 + 90 कर लो और डिवाइडेड बाई कर लो 3, तो इसमें आंसर आ गया 32। देखो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन चाहे दोनों हो चाहे कोई एक हो, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मैंने एक चेंज किया, दैट इज 9 को 90 कर दिया, ये 32 आ गया इंस्टेड ऑफ 5, तो ये काफी ज्यादा इफेक्टेड है। ठीक है, एरिथमेटिक मीन जो है काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से। लेकिन अगर इसको हम कर देते हैं 90 तो भी आंसर 4 ही आएगा और इसमें मोड 0 ही आएगा। यानी इससे इसके साथ साथ मैंने तुम लोग को ये भी बताया कि एरिथमेटिक मीन जो है वो लीस्ट ये वो जो है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड होता है। ठीक है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड होता है, जबकि मोड और मीडियन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, और मैथमेटिकल प्रॉपर्टी एरिथमेटिक मीन का है लेकिन मीडियन और मोड का नहीं है। ठीक है, और एरिथमेटिक मीन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, जबकि मोड एरिथमेटिक मीन सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, जबकि मीडियन और जो मोड है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है। और एरिथमेटिक मीन ही सबसे सिंपल होता है कैलकुलेट करने के लिए, इजी होता है, इसका डेफिनेशन भी काफी अच्छा है और इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए एरिथमेटिक मीन को बोला जाता है आइडल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस पॉइंट पे बेस करके हम लोग ये वाला थ्योरी पढ़ेंगे, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एमसीक्यू में ये काम आने वाला है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है देखो, आफ्टर डिस्कसिंग द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हम लोगों ने सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर लिए। नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू हैव अ रिव्यू ऑफ दिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सो फार एज द रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर कंसर्न ऑन द बेसिस ऑफ द requisites of an ideal measures of central tendency which we have already mentioned in section 14.1.2, जो अभी मैंने तुम लोग को पढ़ के दिखाया। बोला जा रहा है कि हम लोगों ने सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डिस्कशन कर लिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है, देखना है कि मेरिट्स डिमेरिट्स को अप्लाई करते हुए सारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, जो कि 14.12 पे बोला गया है, आइडल होने के लिए क्या चाहिए, आइडियल होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग चेक करेंगे कि बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या निकल के आया। बोल रहे कि बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है एएम, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, एम है। क्यों है मैंने वहां पर बताया, अभी देखो सबसे पहला पॉइंट था हम लोग का प्रॉपर्ली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइन होना चाहिए, तो इट इज रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइंड है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद ये भी पॉइंट था ना कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए, इजी टू कंप्रीहेंड है, मतलब समझाना, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन आसान है, इसका कैलकुलेशन आसान है, एंड
एमिनेबल टू मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, और इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है, इसीलिए इसे आइडियल बोला जाता है। फिर भी इसका 2 डिमेरिट है। हाउएवर एम हैज वन ड्रॉबैक इन द सेंस दैट इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, जो मैंने अभी तुम लोग को दिखाया कि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये अफेक्टेड होता है। जैसे मैंने 9 को 90 किया तो आंसर चेंज हो गया। इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन कैन नॉट बी एडवोकेट फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए उतने अच्छे से काम नहीं कर सकता है, मतलब ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए अच्छे से काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ओपन एंड क्लासिफिकेशन का, जैसे मान लो ये दिया हुआ है लेस देन 10, फिर दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, फिर यहाँ पर दिया है 30 एंड एबव, ठीक है। अब ये दे दिया, अब इसको तो हम लोग जो है अरेंज करने के लिए 0 से 10 लिख देते हैं, लेकिन ये 0 की जगह कुछ और भी तो हो सकता है, क्योंकि लेस देन 10 बोला है तो 0 की जगह कुछ और हो सकता है, और इसको हम लोग कंप्यूट करने के लिए 30 to 40 लिखते हैं, लेकिन एबव का मतलब 40 से आगे भी तो हो सकता है। अब आगे कितना है, तो अगर अरिथमेटिक मीन करना है तो फिर अगर ये और ये हमें अच्छे से नहीं समझ में आएगा, दैट इज द ओपन एंड क्लासिफिकेशन कंसेप्ट, तो बोल रहा है ये उसमें एप्रोप्रिएटली कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट तो कर लेते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट आंसर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, बिकॉज लेस देन मतलब तो -1 भी हो सकता है, 0 ही क्यों, और एबव का मतलब 40 क्यों, 1040 भी हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है तो ये थोड़ा सा हमें मतलब फेलियर होते हुए दिखता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का मेरिट्स क्या क्या है ये देखो, इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, अरिथमेटिक मीन जो है ये हो गया याद रखने के लिए बेस्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका क्या क्या फीचर्स जो है इस पे अप्लाई होता है, तो मैंने जो 14.1.2 तुम लोग को दिखाया था ना, वहां पर जो भी पॉइंट है उसके बेसिस पे देखो। फर्स्ट पॉइंट जो है वहां पर लिखा हुआ इट शुड बी प्रॉपर्ली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइन, वो पॉइंट हमारा इस पे एप्लीकेबल होता है। मेरिट्स में हम पॉइंट से डिफाइन कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, और ठीक है। और डीमेरिट्स कौन सा 2 पॉइंट है, तो मेरिट्स में 1 आ जाएगा, सेकंड भी आ जाएगा, इजी टू कंप्रीहेंड, थर्ड भी आ जाएगा, सिंपल टू कंप्यूट, फोर्थ भी हो जाएगा बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और फिफ्थ भी हो जाएगा मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा होगा क्या नहीं, एक तो हो जाएगा हम लोगों का 6th नंबर कि जितने भी मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से ये जो है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड होता है, ठीक है। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन अगर चेंज हो जाए उस पे, और एक पॉइंट लिखवाते हैं, कांट कैलकुलेटेड प्रॉपरली फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन देखे तो ये वर्कआउट नहीं करता है उतने अच्छे से, ठीक है, मतलब सही आंसर नहीं देगा। तो यहाँ पर मैंने ना पॉइंट को ऐसे डिवाइड कर दिया, जो 14 पॉइंट, अब तुम लोग अपने मैट में देख लेना कितने नंबर पॉइंट पे है, मेरे यहाँ पर तो 14.1.2 है। अगर तुम लोग का नया मैट में कुछ दूसरा पॉइंट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिया हुआ जरूर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स सिर्फ 6th नंबर पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मेरिट्स है फीचर्स का, तो इसीलिए इसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ के देखते हैं, लाइक ए एम मीडियन इज ऑल्सो रिजिडली डिफाइंड, मीडियन पे भी ये रिजिडली डिफाइंड वाला कंसेप्ट आ जाता है। इजी टू कंप्रीहेंड एंड कंप्यूट, ये सारे पॉइंट जो है मीडियन पे एप्लीकेबल होते हैं, बट मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये ऑल ऑब्जर्वेशन को लेके काम नहीं करता। अभी मैंने बताया जो मिडिल डेटा होगा उसी को देखेगा, डज नॉट अलाउ इटसेल्फ टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। मतलब तुम लोग सोचोगे जो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें तो मैथ्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक फॉर्मूला बनाया गया है इस तरीके की चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, बट इस पे नॉर्मली मैथमेटिकल नहीं है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। इसका मेन जो थीम है वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो यही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। मीडियन का जो मेरिट्स है वो कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, जिसमें पहला पॉइंट 1 जो है वो हमें बताता है कि प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइन, इजी टू कंप्रीहेंड, इजी टू कंप्यूट। अब ये डीमेरिट्स इसका क्या क्या आ जाएगा, डीमेरिट्स में आ जाएगा कि सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। डीमेरिट्स हो गया सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होगा, और 5th नंबर वाला डीमेरिट्स हो जाएगा, यानी कि डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इसका नहीं है। डीमेरिट्स ये हो गया, 1 2 3 मेरिट्स हो गया, 4 5 डीमेरिट्स हो गया, और 6th नंबर पे था ये लीस्ट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, ये इसका जो है
ये इसका मेरिट्स हो जाएगा, ठीक है। 6th नंबर इसके पास एप्लीकेबल हो जाएगा, 6th नंबर इसका मेरिट्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट जो आस ये 6th नंबर क्या था कि हम लोगों का एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, जो कि मीडियन का ये प्रॉपर्टी है, ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्टेड नहीं होगा। मतलब ये 2 और ये 90 करने से ये बीच में अगर 5 है 5 ही आंसर आएगा, ये 90 रखो या 9 रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये मीडियन वैल्यू को लेगा, तो इसीलिए ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से मतलब इफेक्टेड नहीं होता है और ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है। ओपन एंड क्लासिफिकेशन पे ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए ऐसे लिखते हैं, सूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लिख दिया मैंने, तुम लोग थोड़ा सा ठीक करके लिख लो, सूटेबल फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है, ये दिया हुआ भी है यहाँ पर, एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर सबसे अच्छा, ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कोई बेस्ट तरीका है, दैट इज द मीडियन। और यहाँ पर बोला भी है ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है, वो तो मैंने प्रूव करके भी दिखाया। फिर नेक्स्ट देखो, ऑल्दो मोड इज द मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पॉपुलर कौन है? पॉपुलर जो है वो है मोड, ठीक है। और सेंट्रल टेंडेंसी, देयर आर केसेस व्हेन मोड रिमेन्स अनडिफाइंड। तो मैंने बोला था ना, मोड कैन बी 1, मोड कैन बी नन, मोड कैन बी 0, तो अनडिफाइंड। कभी कभी मोड क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। फिर बोल रहा है अनलाइक मीन, मीन के तरह इट हैज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, मीन के तरह इसका कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। मोड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ये भी सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होता है। तो मोड का पॉइंट क्या क्या निकल के आया, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो मोड के लिए, मोड का मेरिट्स, ये मोस्ट पॉपुलर है, और डीमेरिट्स, डीमेरिट्स में आ जाएगा अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, ठीक है। और इसका डीमेरिट्स में क्या आ जाएगा, ये जो है ये कभी कभी खुद को डिफाइन ही नहीं कर पाता, यानी पॉइंट 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो अनएम्बिगुअसली डिफाइन का जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई ये नहीं करता है। और 5th नंबर ये सेटिस्फाई नहीं करता है। 5th नंबर मतलब वही जो कि इसका कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो तुम लोग ये 1 और 5 वहां चेक करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, मोड का, मोड का ये तो हो गया। मोड के बाद बोल रहा है जीएम एंड एचएम लाइक एम, जीएम और एचएम का एम के तरह कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। दे आर रिजिडली डिफाइंड, ये रिजिडली डिफाइन होता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन होता है, बट दे आर डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, समझाना मुश्किल है। जैसे अगर तुम लोग देखोगे सबसे टफ यही कैलकुलेशंस तुम लोगों को लगा होगा, तो बोल रहा है ये समझाना किसी को और कैलकुलेट करना टफ है। सच एज सच हैव लिमिटेड एप्लीकेशन, और इसका एप्लीकेशन भी लिमिटेड है, ज्यादातर ये यूज नहीं होता है, लिमिटेड इसका एप्लीकेशन है फॉर द कंप्यूटिंग ऑफ एवरेज रेट एंड रेशियो सच लाइक थिंग्स। तो कहाँ ये यूज होता है? जीएम और एचएम का यूज होता है एवरेज रेट, रेशियोज, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। इसका एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो हम जीएम एचएम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, इसके बारे में भी, जीएम एंड एचएम। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। डीमेरिट्स है 2 और 3 पॉइंट, ठीक है। 2 3 क्या था, अगर तुम लोग वहां पर 4.1.2 में देखोगे, ये कैलकुलेशन इजी टू कंप्रीहेंड या इजी टू कंप्यूट नहीं है, इजी टू कंप्रीहेंड, इजी टू कंप्यूट, सेकंड और थर्ड नंबर पॉइंट था, ठीक है। ये इसका डीमेरिट्स हो गया। और मेरिट्स क्या है? मेरिट्स है 1 4 और 5, ठीक है। 1 4 5 में क्या क्या है वो भी हम बता देते हैं। 1 में है ये रिजिडली डिफाइन किया जाता है, लिखा हुआ है यहाँ पर सारी चीजों को, ठीक है, रिजिडली डिफाइन, जो कि 1 पॉइंट में है वहां पर, इसलिए मैंने पॉइंट 1 लिखा है ताकि तुम लोग समझ जाओ। 4th नंबर पे है ये सारे ऑब्जर्वेशन को लेके चलता है, और 5th नंबर पे है इसका मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होता है। और डीमेरिट्स हो गया, ये आसानी से लोगों को समझाया नहीं जाता है, इसका कैलकुलेशन भी काफी टफ होता है। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम लिखवा देते हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट। उसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं जीएम का यूज कहाँ पर होता है? इन केस ऑफ
कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है? इन केस ऑफ परसेंटेज रेशियो, ये निकालने के लिए जीएम यूज होता है। एचएम का यूज होता है इन केस ऑफ रेट स्पीड, किसी चीज का स्पीड या रेट निकालना है तो एचएम यूज होता है। एम होता है ऑल अदर केसेस, बाकी सारे केसेस में हमें यूज करना चाहिए एएम का, ठीक है। ये स्पेसिफिकली ये सारे केसेस पे इसका एप्लीकेशन है। तो अगर हमें कभी भी कैलकुलेट बोले, कैलकुलेट मीन, ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? हमेशा एम कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन अगर कंसेप्ट परसेंटेज रेशियो रेट से या स्पीड का है तो परसेंटेज रेशियो में हम लोग जीएम चूज कर सकते हैं और रेट्स और स्पीड में हम लोग एचएम चूज कर सकते हैं। ये दोनों का एप्लीकेशन ये 4 एरिया में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मैंने अपने हिसाब से ये सब शॉर्टकट में इसीलिए लिखवाया क्योंकि तुम लोग को पूरा का पूरा कंसेप्ट ये वाले जो लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज कलर जो यहाँ पर किया हुआ है इससे, और दूसरा है 14.1.2 में वो ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन 14.1.2 में जो है वो अगर तुम लोग लाइन बाय लाइन लिख लोगे तो मैंने ये जो लिखवाया ना इसके साथ तुम लोग को 1 2 3 4 को समझने में आसानी होगा और कुछ नहीं। मैंने और नहीं लिखवाया क्योंकि और लिखवाने का जरूरत मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि कॉपी मैट में है। तुम लोग अगर खुद से एक बार लिख लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग का टास्क ये रहेगा कि नेक्स्ट दिन हम ये जो एक्सरसाइज करवाएंगे तो इसके लिए तुम लोग जो है अपना पूरा रेडी कर लो चैप्टर को, ताकि मतलब अगर हम पूछे तो तुम लोग बोल पाओ, ठीक है। तो एक तुम लोग का टेस्ट जैसा भी इस पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम।